Adab. There is no city which is as beautiful as Lucknow. Not Rome, not Athens, not Constantinople. आज हम लोग इस प्यारे से शहर की कहानी सुनेंगे एक नवाब की ज़ुबानी। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब, जिन नवाबों की नवाबी सारे आलम में मशहूर थी। नवाब साहब उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की गुफ्तगू का। आदाब नवाब साहब। आदाब। नवाब साहब, हम तो आपके सामने जरा आदाब करने में हिचकिचा रहे थे। सही तरीका क्या होता है आदाब करने का? देखिए, सही तरीका जो है वो ये है कि अगर आप खड़े हुए हैं तो खड़े होइए, हल्की सी कमर आप झुकाइए, सामने वाले को जो है उसकी तरफ देखें लेकिन थोड़ी झुकी हुई नज़रों से। अच्छा। और ऐसा भी नहीं कि आंखें बंद हों, झुकी हुई नज़रों से देखें और चेहरे पर मुस्कुराहट हो और फिर आप करें आदाब। ये जो शब्द आदाब, इसका मतलब क्या होता है नवाब साहब? देखिए, ये बहुत अहम चीज़ है और ये नवाब वाजिद अली शाह की देन है। नवाब वाजिद अली शाह ने आदाब को सेकुलर कोड ऑफ सैल्यूटेशन जो है, कॉमन कोड ऑफ सैल्यूटेशन के तौर पर जो है वो दिया है। और उन्होंने फरमाया कि अगर जैसे आप सलाम अलैकुम करते हैं तो समझ में आता है कि ये किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि ये मुसलमान हैं। हाँ। अगर आप जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार ये करते हैं तो समझ में आता है कि आप जो हैं हिंदू हैं। तो उन्होंने कहा कि मज़हब को जो है अलग करो और इसको अदब से जोड़ो। बिल्कुल। तो ये जो है एक तरह से अदब का प्लूरल है आदाब के फॉर्म में। अच्छा। और जस्ट टू पे द रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट जो है किसी को दे रहे हैं आदाब के फॉर्म में, आप आदाब कर रहे हैं। अच्छा, ये जैसे जैसे हम लोग का कल्चर धीरे धीरे कोरोड होता जा रहा है, बहुत सारे हम लोग को आज के टाइम पे कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, तो एक ये कॉमन लोगों का वो बन चुका है मिसकंसेप्शन कि जो आदाब होता है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स यूज करते हैं। और ये मुझे काफ़ी मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया वगैरह पे इनबॉक्स में आके बोलते हैं तुम आदाब कर रहे हो, तुम्हें राम राम बोलना चाहिए। बट यही जो आपने बात फरमाई, ये मैंने बताने की कोशिश करता हूँ कि इट इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। जी देखिए, ये जो है ये लखनऊ की तहजीब का एक हिस्सा है। हाँ। इसमें हिंदू और मुसलमान बिल्कुल, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों कर सकते हैं। भाई नवाब वाजिद अली शाह ने ये इसीलिए आदाब जो है वो दिया था माशरे को कि चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों या किसी भी मज़हब के हों। और एक चीज़ और उन्होंने दी कि दुपल्ली टोपी और अंगरखा, जी, ये भी नवाब वाजिद अली शाह की ही देन है। तो अगर कोई शख्स लखनऊ में या कहीं पर भी दुपल्ली टोपी लगाए हुए हो, अंगरखा पहने हुए हो और आदाब करता है, बहुत ही सलीस उर्दू में या चेस्ट उर्दू में वो गुफ्तगू करता है, तो कोई तमीज़ नहीं कर पाएगा कि ये शख्स जो है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। तो ये है यहाँ की ये गंगा यमुनी तहजीब है जी। और इसको अब जैसे कि उर्दू ही है, वो लोग सोचते हैं कि ये मुस्लिम्स की ज़बान है, मुसलमानों की ज़बान है, जबकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये लश्करी ज़बान है। उर्दू जो है वो लश्करी ज़बान है। जिस वक्त जो आमीज़ होती थी, मुग़ल आर्मी होती थी, तो उसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग होते थे। ईरान के भी थे, इराक़ के भी थे, सीरिया के भी थे, मिस्र के भी थे, इजिप्ट के थे, तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के थे। और वो जो थे वो यहाँ लखनऊ हिंदुस्तान जो है वो तशरीफ़ लाए। और वो लोग जो थे वो मुग़ल आर्मी में थे। तो उन लोगों की जो उर्दू ज़बान है वो कई लैंग्वेजेस का मजमुआ है। अच्छा। जैसे उसमें आप संस्कृत के भी वर्ड्स आप पाइएगा, उसमें अरबी के भी वर्ड्स पाइएगा, उसमें फ़ारसी के भी पाइएगा। तो इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर है। और वो जो है उर्दू ज़बान जो है उसकी बनी है। और इसीलिए कहते हैं कि उर्दू जो है वो दक्खन में पैदा हुई, दिल्ली में जवान हुई और लखनऊ में उस पर शबाब आया, यानी कि दुल्हन जो है वो लखनऊ में बनी। जो खूबसूरती ज़बान की है और जो उसमें एक तरह से चार चांद लगाए जाते हैं, जब उसमें कहते हैं दुमछल्ले लगाए जाते हैं, फुन्ने लगाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो उसमें जो नज़ाकत, जो नफासत है वो लखनऊ में, जो ब्यूटी आई है वो लखनऊ में आई है ज़बान की जी। तो इसलिए वो किसी एक पर्टिकुलर मज़हब की ज़बान नहीं है, बल्कि वो एक आम ज़बान है, सबकी ज़बान है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो उसको बोल सकता है। और अमूमन यह है कि
जैसे पाकिस्तान वगैरह में भी ये ज़बान बोली जाने लगी है। हाँ हाँ। तो इस वजह से लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान में क्योंकि बोली जाती है तो इसलिए ये मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। जी, जो मैंने अभी एपिसोड की शुरुआत करी, मैंने तो एक इंग्लिश लाइन से शुरुआत करी, आप जरा लखनऊ की तारीफ कर दीजिए जरा, वही उर्दू लखनवी जुबान में। देखिए, खुदा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है। हाँ। खुदा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है। हाँ। नज़र कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। जी वाह वाह। हाँ। और योगेश प्रवीण साहब का जो एक बहुत मशहूर एक गीत है जी, वो लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, तो एक हमने एक प्ले किया था दास्ताने अवध। अच्छा। तो उसमें उनकी इजाज़त से हमने इसका इस्तेमाल किया था और इसकी धुन भी हमने बनाई थी और गाया भी था। प्लीज। तो मुलाजा हो जी। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, जिसकी बातों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, जिसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, जिसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं। वाह नवाब साहब, वाह नवाब साहब, मज़ा आ गया। नवाब साहब, ये तो लखनऊ की जो शेर व शायरी है, लखनऊ अपनी नज़ाकत के लिए, नफासत के लिए बहुत मशहूर है, सारे आलम में मशहूर है, तो उस पर ज़रा कुछ शेर हो जाए। जी, मुलाहिज़ा हो लखनऊ की जो नज़ाकत है उसके ऊपर कि अल्लाह रे नाजुकी की चमेली का एक फूल, सर पर जो रख दिया तो कमर तक लचक गई। तो ये यहाँ की नज़ाकत है कि जो भी मोहतरमा हैं वो इतनी नाजुक हैं कि उनके सर पर एक चमेली का फूल रख दिया और उनकी कमर जो है वो लचक गई। इसी तरह से एक जोक है, उसमें नज़ाकत के ही ऊपर, नज़ाकत पर बात हो रही थी, चार दोस्त थे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक साहब बोले कि नज़ाकत जो है वो ऐसे है कि फ़र्श मखमल पर मेरे पाँव छिले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या, ये कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि धूल पड़ने से मेरे चोट लगी जाती है। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है। तीसरे ने कहा कि केले खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं। तो चौथे जो थे गुस्से में बोले और इन सब बातों से मेरे कान फटे जाते हैं। तो ये नज़ाकत की लफाजी का किस्सा है, मतलब ये सब नज़ाकत है, इसके अशार हैं, किस्से हैं और जोक्स हैं। और लफाजी जो होती है वो भी एक से एक लफाज होते थे। तो एक हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो भी बहुत बड़े लफाज थे। अच्छा। तो हमारे मामू, हमारे भाई, ये सब बचपने में तो उनसे उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि एक बार हम लोग के बचपने में ज़लज़ला आया था, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो ज़लज़ला आया था, तो मंडीली जो थी वो हिलने लगी थी। मंडीली मतलब? मंडीली जो है, जो आपके घर का जो टॉप मोस्ट प्लेस होती है, तो नवाब आसिफउद्दौला का जो ये महल था, शीश महल, तो उसका जो सबसे ऊंचा हिस्सा था उसको मंडीली कहते हैं। ओके। तो उस मंडीली के लिए मंडीली भी निकले हैं कि आपके दौर में ज़माने में क्या ज़लज़ला आया, हमारे ज़माने में ज़लज़ला आया था। कैसे? कहने लगे कि समझ लीजिए जब हमारे ज़माने में बचपने में ज़लज़ला आया था
तो घंटाघर जो था वो पेंगे ले रहा था। वेल रहा था मतलब। और हाँ, वो पेंगे ले रहा था और जी। उसकी जो चिड़िया थी हाँ। वो डुबकी लगाती थी और चोंच अपनी जो है वो तालाब में डुबोती थी और जी, फिर जी। ऊपर आ जाती थी। तो जी। इस तरह की लफाजियां होती थी। अच्छा, मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देना। एग्जैजरेट करना, हाइपरबोलिक बिल्कुल उसमें अंदाज में। अच्छा। तो एग्जैजरेट करके वो अपने, हाँ। तो इसी तरह से एक बार ऐसे ही हुआ कि हमारे कज़न थे, हाँ। तो वो नैनीताल में हाँ। राइडिंग कर रहे थे। तो हाँ। वहाँ पर जो भूटानियों की जो दुकानें होती हैं, टेंट्स होते हैं, तो उसकी डोरी जो थी हाँ। वो बंधी हुई थी कील में। जी, जी, तो वो जी। घोड़े का पैर जो था वो उसमें उलझा हाँ। और ये जो थे एकदम से उसकी गर्दन में आ गए, अच्छा, डिसबैलेंस गर्दन हो पकड़ गए। ली उन्होंने। हाँ, डिसबैलेंस हो गए, उसकी गर्दन में लटक गए। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने को बैलेंस किया हाँ। और बैलेंस करने के बाद वो फिर घोड़े की पीठ के ऊपर आ गए। हाँ। तो सबने बड़ी तालियां बजाई और इन लोगों ने कहा कि देखिए कितनी उम्दा वो राइडिंग करते हैं। सब कह ये क्या राइडिंग करते हैं, मैं राइडिंग करता था जब मैं जवान था। जी, जी। तो इन्होंने कहा कि कैसे? हम्म। पहले मैं नैनीताल में था और मल्लीताल में था, तो मुझे कुछ काम तल्लीताल में था। तो मुझे मल्लीताल से तल्लीताल जाना था, तो मैंने सोचा कि अब पैदल कौन जाए, घोड़ा कर लेते हैं। हाँ। तो मैंने घोड़ा कर लिया। जी। अब हमने सोचा कि ठंडी सड़क से कौन जाए, हाँ। तो हमने वहीं पर फ्लैट पर घोड़ा जो था वो तेज़ रफ्तार में किया और जो जी। जस्ट लगाई तो झील के ऊपर, और आधी झील पर पहुंचे थे हाँ। कि एकदम से मुझे काम कुछ याद आ गया। तो मैंने वहीं से रिवर्स लिया घोड़े को और ही। उस घोड़े से और उसको वापस फिर हम जो थे वहीं फ्लैट पर आ गए हाँ। और फिर अपना काम किया। उसके बाद फिर दोबारा जो थे, तो अच्छा। इस तरह की लफाजियां हुआ करती थी। आप तो अपने सारे कजिन्स वगैरह की पोल खोल रहे हैं। आप भी तो कुछ करते होंगे ऐसा लफ्फाजी। लफाजी तो नहीं करते, लेकिन हाँ। लफाजियों को सुनकर इंजॉय करते थे। अच्छा। ऐसे ही एक हमारे कज़न थे, हाँ। तो वो हम लोग छोटे छोटे थे, वो अपना क्रिकेट का किस्सा सुना रहे थे। अच्छा। कहने लगे कि एक फास्ट बॉलर था हाँ। और मैं जो था फील्डिंग कर रहा था स्लिप्स के ऊपर, हाँ। और एक बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर था तो वो बॉलिंग कर रहा था। हाँ। और उसने जब गेंद फेंकी हाँ। तो बैट्समैन ने जो शॉट मारी तो वो स्निक लगी। जाहिर सी बात, तेज़ गेंद जब स्निक लगेगी तो और स्पीड पकड़ लेती है। बिल्कुल। तो मैंने जो डाइव लगाई तो मेरे हाथ नीचे ज़मीन पर और मेरे पैर ऊपर, हाँ। और जूते के दोनों टोज जो थे हाँ, उससे मैंने कैच कर लिया। तो इस वाह। तरह की सब हंसी मजाक हुआ करते थे। यही सब बातें होती थी जो बचपने में, क्योंकि टीवी वीवी सब तो था नहीं, हाँ। तो जब सब बैठते थे तो जिसे कहते हैं कि झंडू खाने की सब छोड़ा करते थे। सब कोई अच्छा, अपनी अच्छा। छोड़ रहा है, कोई अपनी छोड़ रहा है, तो सब जी। यही सब। हम लोग और छोटे छोटे थे, हमारे जैसे भाई लोग जो थे जी। सब जवान थे माशाल्लाह, जी, जी। और हम लोग और छोटे थे, तो सब यही सब हुआ करता था। और सब एक एंजॉय सब कर रहे हैं, सारे कज़न्स जमा है, खासतौर से गर्मी की छुट्टियों में हाँ। जब सब इकट्ठा होते थे तब और भी यही सब तफरीह होती थी, मज़ा वाह। आता था। तो खाना पीना हो रहा है, चल रहा है, सब कज़न सब लोग हैं जी। और हंसी मजाक हो रहा है। बिल्कुल। ये नवाब साहब आपके सामने बैठा हूं तो आपसे बेटर कोई इंसान नहीं ये चीज पूछने के लिए, लखनऊ में पहले आप क्यों बोलते हैं? देखिए, पहले आप जो है, ये लखनऊ जो है उसकी एक तहजीब का हिस्सा है और इसको बहुत से लोग अदरवाइज लेते हैं, एक मजाक के फॉर्म में लेते हैं। तो पहले आप में आप ये देखिए कि इसमें एक सेक्रीफाइस है, एक सेक्रीफाइस का मादा है। हर एक जो है वो आजकल के दौर में ये है कि वो आगे आना चाहता है आपको ढकेल के। हाँ। पहले हम, लेकिन ये है कि ये एक आफ्टर यू वाली जो बात होती है, तो इसको फिल्मों में भी, वो बॉबी में भी ये है कि रेल छूट जाएगी, ये सब गाना वाना भी कर दिया, तो इसका एक मजाक बनाया गया। लेकिन इसको आप मजाक इतना ना लें, बल्कि इसमें आप वो सेक्रीफाइस देखें कि एक शख्स जो है एक लखनऊ का, वो पहले आप अगर कर रहा है तो उसके पीछे उसकी सेक्रीफाइस है कि वो आपको आगे कर रहा हो, आपके पीछे वो आ रहा है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको लोग लाइटली लेते हैं, मजाक करते हैं इसका, तो ये गलत बात है। जी, मतलब जो एक लखनऊ का इंसान है वो अपने आप को पीछे रख रहा है, भले जितनी हड़बड़ी में है, और वो आपको आगे कर रहा है। आपको आगे कर रहा है, बहुत बड़ी बात है कि वो अपने को जो है वो आपसे पीछे कर रहा है। जी। और नवाब साहब ये सुनते हैं कि यहाँ लखनऊ में तो हर कोई नवाब है, हर कोई इतने एकदम आराम से सुकून में रहता है, तो इस पर थोड़ा आप एग्जैजरेट करिए, मतलब इस पर थोड़ा आप बताइए कि कैसे जो एक लखनऊ का शख्स है, बाशिंदा है, वो और जगहों से डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो लखनऊ की ज़बान। अगर आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं और लखनऊ के हैं अगर आप, और जब वहाँ आप गुफ्तगू करेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे, तो जो लखनऊ की ज़बान से वाकिफ़ होगा वो पहचान जाएगा कि आप लखनऊ के हैं।
बिल्कुल क्योंकि जो लखनऊ की जो ज़बान में मिठास है, जो नज़ाकत है, नफासत है, जी ये सारी चीज़ें जो है लखनऊ की ही ज़बान में मिलेगी। जो शीरीनी है, हाँ जो मिठास है, जी वो लखनऊ की ही ज़बान में मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये है, वो गंगा जमनी तहज़ीब। हम लोग एक दूसरे के मज़हब की, एक दूसरे के कल्चर की, एक दूसरे के रिलीजन की इज़्ज़त करते हैं। जी लखनऊ में ये सिखाया है लखनऊ वालों को, यहाँ के नवाबीन अवध और बेगमात अवध ने जो यहाँ की तहज़ीब दी है, उसमें यहाँ पे ये है कि आप जो हैं अपने मज़हब में पुख्ता रहिए, अपने मज़हब को फॉलो करिए, बिल्कुल लेकिन दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त भी करिए। जी ये बहुत बेसिक चीज़ है। जी हर मज़हब में ये बात सिखाई गई, लेकिन लखनऊ के कल्चर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जी और इसीलिए आज तक इतने बातें हुई, 1947 हो गया, 1992 के राइट्स हो गए, सब कुछ हो गया, हर तरफ हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़े दंगे हुए, लेकिन लखनऊ जो था वो बिल्कुल पीसफुल रहा। जी यहाँ पर कोई दंगा, कोई झगड़ा टिल डेट आज तक कोई इस तरह का कम्युनल राइट्स नहीं हुए। उसकी जी वजह यही है कि यहाँ पर जो मोहब्बतें हैं, एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है, इखलाक है, एक दूसरे का जो ख्याल है ना, तो वो चीज़ें जो हैं वो हर जगह आपको नहीं मिलेंगी। जी यहाँ पर एक दूसरे से आप मोहब्बत करते हैं, ख्याल करते हैं, और ये चीज़ है कि हम हिदायत करते हैं छोटा जो है वो अपने बड़े की इज़्ज़त करे, तो ऑटोमेटिकली बड़ा जो है अपने छोटे का ख्याल ज़रूर करेगा। बिल्कुल ये होना चाहिए। नवाब साहब, ये जैसे आपने बताया कि यहाँ का जो नवाबीन अवध ने जो स्टैब्लिश करा कि एक दूसरे के मजहब की इज्जत करना, और यहाँ तक कि नवाब जितने भी नवाब थे, नवाब आसिफउद्दौला खान बहादुर ने तो कितने मंदिरों की तामीर कंस्ट्रक्शन वगैरह कराया। ये एक जो हिंदू थे वो मुसलमानों के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे, जो मुसलमान थे वो होली में शरीक होते थे। ये आप जरा तब के टाइम के जो फेस्टिवल का सेलिब्रेशन था, थोड़ा उस पर बताएं हम लोगों को। देखिए, यही चीज़ जो है लखनऊ की गंगा जमनी तहज़ीब है। यहाँ पर आप देखिए बेगम आलिया, उन्होंने हनुमान जी का जो मंदिर है जी अलीगंज का, जी वो उसकी तामीर करवाई। उसके पीछे पूरी एक कहानी है जी। फिर जो बड़ा मंगल का ट्रेडिशन जो है जी वो इन्हीं लोगों ने स्टार्ट करवाया। जी। बड़े मंगल जो है वो यहीं से शुरुआत हुई है। और नवाब वाहिद अली शाह ने जो लखनऊ में जो आपके रामलीला ग्राउंड है, हाँ वो नवाब वाहिद अली शाह की देन है जी। इसी तरह से नवाब आसिफउद्दौला, उन्होंने बहुत कुछ किया। नवाब शुजाउद्दौला, हनुमानगढ़ी की आज़ादी जो है वो नवाब शुजाउद्दौला ने दी। इसी तरह से राजा झऊलाल, उन्हें इमामबाड़े की तामीर करवाई। जी जी। पंडितायन की मस्जिद है ना, हाँ। पड़ान की मस्जिद कहलाती है, जबकि वो पंडितायन की मस्जिद है। जी जी जी। तो इस तरह का यहाँ का जो एक कॉम्पोजिट कल्चर है वो है कि हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए किया और मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए किया। तो ये बहुत बड़ी खूबी है। उसी की वजह जो है यहाँ पर हम लोग इसको गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नवाबीन अवध थे दे वर फ्रॉम ईरान हैं, उनका कल्चर था ईरान था। और गुलाब जो है वो ईरान का है जी, और लोटस जो है वो हिंदुस्तान का है। इट इज़ द अमलगमेशन ऑफ रोज़ एंड लोटस। तो रोज़ और लोटस का जो संगम है, अमलगमेशन है, जो उसका मिक्सचर है, वो यहाँ की तहज़ीब में झलकता है जी। और इसी तरह से यहाँ पे चाहे वो होली हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, हिंदू मुसलमानों के सारे त्योहारों में जाते हैं, मुसलमान जो है वो हिंदुओं के सारे त्योहारों में जाते हैं और जाके उसी जज्बे के साथ अटेंड करते हैं जी। जो हिंदू हैं वो ताज़िया रखते हैं, और अलम लेके चलते हैं, मातम करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो मुसलमान हैं वो भी आप लोगों के साथ जाके, हिंदुओं के साथ जाके जो है उनके उसमें रिचुअल्स में शामिल होते हैं जी जी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जो शाही जुलूस हैं जी, मुहर्रम का शाही जुलूस, अवध के तीसरे ताजदार, क्योंकि पहले नवाब थे और फिर किंग गाज़ीउद्दीन हैदर से वो नवाब थे, वहाँ से किंगशिप शुरू हो गई 1819 से 18 से जी जी है, वहाँ से किंगशिप शुरू हो गई थी। अच्छा। और उसके बाद वहाँ से उसके बाद नसीरुद्दीन हैदर, फिर किंग मोहम्मद अली शाह जी। किंग मोहम्मद अली शाह ने 1837 में हुकूमत संभाली और 1839 से उन्होंने शाही जुलूस का एहतमाम किया। ओके। मोम की जरी जो है, मोम की शाही जरी, वो उन्होंने उसकी शुरुआत की। और ये देखिए कि उनकी जो शाही जरी है वो तो साथ में निकलती है, लेकिन नवाब
आसिफ-उद-दौला का जो लाडो साकन से जो एक वादा था कि हम उनका ताज़िया 28 ज़िलहिज को यानी 28 बकरीद को रखेंगे, वो आज भी रखा जाता है और उनका उसी शाही ज़री के साथ लाडो साकन का ताज़िया भी साथ साथ पीछे उठाया जाता है, वो चलता है। कितनी बड़ी बात। तो उस ट्रेडिशन को आज भी हुसैनाबाद एंड एलाइड ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी जो है वो उठाया जाता है और हम लोग जो हैं उस प्रोसेशन को लीड करते हैं। हम लोग आगे आगे बैनर के हुसैनाबाद मुबारक का जो बैनर होता है उसमें हम लोग चलते हैं और फिर वो सारे माह मरातिब होते हैं, बैंड बाजा भी होता है जिसमें मातमी धुनें बजती हैं, ताशा होता है, सब कुछ होता है, सबील होती है, वो सारे माह मरातिब होते हैं, हाथी घोड़े ऊँट वो सब होते हैं जुलूस में। जी जी जी। फिर ये मोम के ज़रिए का जुलूस तो हुआ ही, फिर सब ने कहा कि ऐसा है कि हज़रत क़ासिम की जो मेहंदी है 7 मुहर्रम की, हाँ, फिर उसको भी आप निकालिए। तो फिर 7 मुहर्रम की मेहंदी का जुलूस जो हज़रत क़ासिम का, वो भी नवाब या किंग मोहम्मद अली शाह ने उसकी भी शुरुआत की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने जो बड़े भाई थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनसे एक वादा था कि वो अपनी बेटी का अक़्द जो है हज़रत क़ासिम से करेंगे। तो जब 9 मुहर्रम की रात थी और 10 मुहर्रम को शहादतें होना थी, तो उन्होंने कहा कि अब आज रात के बाद भी हमें मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपने उस वादे को, अपने भाई का वादा पूरा किया और उन्होंने अक़्द किया अपनी बेटी का हज़रत क़ासिम के साथ। अच्छा। तो नवाब ने ये सोचा, नवाब किंग मोहम्मद अली शाह ने ये सोचा कि अगर किसी शहज़ादे की शादी हो और उसका मेहंदी हो और उसका जो रसूमात हों वो एक शहज़ादे की अगर होगी तो उसमें शान शौकत क्या होगी, उस शान शौकत को बरकरार रखते हुए उन्होंने ये मेहंदी के जुलूस की शुरुआत की। अच्छा। तो पहली मुहर्रम का जुलूस जब होता है तो समझ लिए कि लखनऊ जो है एक तरह से मुहर्रम की शुरुआत का बानी है और जब यहाँ पर पहली मुहर्रम का इसका आपका शाही मोम की ज़री का जुलूस जब निकलता है तो एक तरह से दुनिया में एक ऐलान हो जाता है कि मुहर्रम नमदार मतलब मुहर्रम जो है उसका आगाज़ हो गया है और मुहर्रम जो है अब मनाया जाए मौला का। जी। तो अगर लखनऊ की बात हो रही है तो आपने इतने सारी चीज़ों के बारे में बताया, नज़ाकत, नफासत, कुछ किस्सों के बारे में बताया आपने अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे लफ़ाज़ी। आप हम लोग ने अज़ादारी की बात करी जो कि लखनऊ कल्चर में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है अज़ादारी। एक चीज़ जो कि हर इंसान के दिमाग में आती है अगर उसके सामने लखनऊ बोला जाए वो है यहाँ का खाना। जी। तो आप सबसे पहले इस चीज़ से शुरू करते हैं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है नवाब साहब? देखिए हमारी जो फेवरेट डिश है वो है कबाब। अच्छा। मतलब किसी भी किस्म के कबाब हों, कबाब हमें बहुत पसंद है। और शामी कबाब हो, चाहे सीख के कबाब हों, पसंदे के कबाब हों, घुटवा कबाब हों, अच्छा। कैसे भी कबाब हों। तो कबाब का जिक्र हुआ तो कबाब पर एक शेर भी मुलाहिजा हो। हाँ बिल्कुल, इरशाद। कि कबाबे सीख हैं हम, करवटें हर सू बदलते हैं। कबाबे सीख हैं हम, करवटें हर सू बदलते हैं। जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। वाह। तो लखनऊ ने अपने खानों में इनोवेशंस दिए और जिद्दतें पैदा की और ऑप्टिमम लेवल दिया। हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई भी खाना हो, अगर वो चीज़ लखनऊ में पक रही है तो उसमें नज़ाकत नफासत जो है वो आ जाएगी। जैसे मसाले हैं वो इतने ज़्यादा पीसे जाएंगे, इतने ज़्यादा कूटे जाएंगे कि उसमें जो दरदरापन है वो आपके ज़बान पर आएगा नहीं। और उसके साथ ही साथ जो कॉम्बिनेशंस दिए हैं खानों में कि क्या चीज़ किसके साथ खाई जाए, जो जोड़ होते हैं कि अगर नहारी है तो उसके साथ कुलचा खाया जाएगा, है ना, तो कबाब के साथ शीरमाल खाई जाएगी, है ना, उसके कौरमा उसके साथ पूरी खाई जाएगी। इसी तरह से जो आज के दौर में लोग मक्खन मलाई कहते हैं, हम लोग नमश कहते थे। नमश जी है, नमिश लोग कहते हैं, नमश कहते हैं। तो उसका जोड़ जो होता था वो तुनकी रोटी होता था। ओके। तुनकी रोटी जो होती है वो एक नमकीन सॉल्टिश जो है वेफर्स टाइप की, जैसे औंधा तवा होता है, औंधे तवे की वो रोटी होती है, वेफर्स नुमा, बहुत ही क्रिस्प होती है। अच्छा। तो नमक जो होती है वो मिठास लिए हुए होती है, स्वीटिश होती है, और ये जो होती है वो सॉल्टिश होती है। तो वो उसका कॉम्बिनेशन उसके साथ खाइए। वाह। कि इनोवेशंस होते थे, जिद्दतें होती थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे। जैसे आप हमारे क्या मेहमान आए, हम आपके यहाँ मेहमान गए, तो अब उसमें कोई वैरायटी, आप नई डिश आप जिद्दत करिए, कोई चीज़ पैदा करिए, या उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जैसे सेंस ऑफ डिस्गाइज हो।
हाँ कि चलिए। आप समझ रहे हैं कि ये मिठास है, लेकिन वो पता चला कि नमकीन है, जी जी सलोनी जी है। जी जी जी। आप समझ रहे हैं कि ये सलोनी है, पता हाँ चला वो मीठा है। हाँ तो हमें वालिद साहब नवामीर अब्दुल्ला साहब मरहूम, वो फरमाते थे कि एक बार घर में दावत हुई, हाँ तो वहाँ घर के ऊपर डेजर्ट में, मिठास में, फिर कुल्फ़ी जो थी हाँ हाँ। वो पेश की गई। अच्छा। अब जो मेहमान थे उन्होंने कुल्फ़ी जो थी वो खा ली, हाँ और उसके बाद जब कुल्फ़ी ख़त्म हो गई हाँ। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि जो चमचा है इसको भी आप खा लिए। मैंने कहा ये क्या? पता अरे चला कि वो जो चमचा जो था वो भी कुल्फ़ी का ही बना हुआ था। फिर उन्होंने वाह। कहा कि वो जो बोल है, जो प्याला है, आप उसको उसको भी भी खा लिए। अरे पता भाई। चला कि वो प्याले भी कुल्फ़ी का था। अच्छा। फिर उन्होंने कहा जो तश्तरी है जिसके नीचे वो बोल रखा हुआ हाँ था, हाँ उन्होंने कहा वो हाँ। तश्तरी। पता चला कि वो सारी चीज़ें जो थी वो कुल्फ़ी की ही थी। वाओ। तो इस तरह की जिद्दतें होती थी, इस तरह के इनोवेशंस होते थे। फिर अब यहाँ से वो दूसरी जगह पहुँचे हाँ मेहमान। हाँ हाँ अब जिन्होंने जो आए थे, अब हाँ उन्होंने मधु किया, हाँ अब वहाँ गए। हाँ अब पता चला कि वहाँ पूरी जो थी गरम-गरम बिल्कुल तल के बड़ी सी एक पूरी आई। हाँ। अब गरम-गरम पूरी तो ज़ाहिर सी बात है आप उसको फोड़िएगा जिससे कि उसमें जो है वो उसका जो भाप निकल गई। भाप जो है वो निकल जाए। जी। अब जो उसको पूरी में जो उँगली आपने यूँ करके फोड़ी, हाँ। पता लगा उसमें एकदम से फुर से चिड़िया चिड़िया जो है वो निकली। निकल गई। वाह। तो इस तरह के इनोवेशंस होते हैं, बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें मज़ा भी आता था। हम बिल्कुल। और खाने जो हैं इसका भी अपना एक कल्चर है, एक रिवाज है। जैसे शीरमाल है यहाँ की। जी। तो शीरमाल जो कि गाज़ीउद्दीन हैदर के ज़माने में एक नज़र थी। हम्म जैसे होता नहीं, पूजा पाठ होती है उसमें नज़र होती है उसमें। हम्म। तो उन्होंने अपने खानसामों से और अपने जो भी नान भाई थे उन सबसे कहा कि आप लोग अपने तरह तरह की चीज़ें जो है वो पकाइए। हम्म। तो सब लोगों ने अपने तरह तरह की चीज़ें पकाई। तो एक नान भाई होते हैं, जैसे बेकर्स होते हैं, जी जी। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ नई जिद्दत की जाए, तो उन्होंने शीरमाल की ईजाद की। अच्छा, गाजिउद्दीन हैदर के हाँ ज़माने में हुई। हाँ, ये ममदू नाम के हाँ नान भाई थे। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने शीरमाल जो थी उन्होंने उसमें, शीर जो है दूध को कहते हैं, और माल मतलब रिचनेस उसमें। तो ओके। उसमें दूध है, मलाई है, और घी है, देसी घी है, ये जी। सब है, और मैदा है। और उसके बाद फिर वो शीरमाल जो है फिर उसके ऊपर ज़ाफ़रान का पुचारा लगाया था। जो सैफ़रन कलर जो उसमें आपको दिखता है वो रंग नहीं होता, बल्कि ज़ाफ़रान का जो है उस पर पेंट आप कह लिए, ओके। वो पुचारा लगाया था। फिर उसको जो है उसमें तंदूर में जी लगाया जाता है। जी जी। तो ये चीज़ें हैं। तो जब वो सब डिशेज़ जो थी वो सारी वहाँ पर दस्तरख़्वान पर चुनी गईं, हम्म। और इनको वो शीरमाल जो थी किंग गाज़ीउद्दीन हैदर को बड़ी अट्रैक्टिव लगी। ओके। उन्होंने देखा कि ये कुछ बड़ा अट्रैक्शन अनोखा। सा है, हाँ हाँ। कुछ नया सा है। तो उन्होंने सब चीज़ें छोड़ के उसमें से एक लुक़मा जो था उन्होंने तोड़ा। अच्छा। तो जो उन्होंने वो लुक़मा तोड़ा, हाँ। और उसमें जो एक कान बन गया, उसमें जो एक कट एक आया, तो वो एक तरह से उसका ट्रेडमार्क हो गया। अच्छा। और शीरमाल का आप देखिएगा आमतौर पर अब तो गोल गोल बनने लगी हाँ है, वरना हाँ आमतौर पर देखिए जो शीरमाल होती थी उसमें हल्का सा एक यूँ करके एक कट होता था। तो वो हाँ। जो उन्होंने लुक़मा तोड़ा था, तो हाँ। उस लुक़मे का जो कट था वो ट्रेडमार्क हो गया था शीरमाल का। तो इस वाओ। तरह से ये चीज़ जो थी वो लखनऊ की देन है, जो शीरमाल है। और ये नमकीन होती है बहुत, इलाहाबाद जो वहाँ पर मीठी शीरमाल होती है, हाँ हाँ। कानपुर है वहाँ पर भी मिठास होती है, हाँ। लेकिन ये लखनऊ जो है वो उसमें नमकीन होती है अच्छा। शीरमाल। एक ज़रा आपसे बात करते करते एक चीज़ हमारे जहन में आ रही है। नवाब साहब, हम चाहते हैं कि आप एक डिबेट को एंड कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली की बिरयानी अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं लखनऊ की। आप इस चीज़ पे थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि लखनऊ में बिरयानी पकती ही नहीं है, हम्म। लखनऊ में पुलाव पकता है। लाओ। दिल्ली में बिरयानी पकती है, हाँ। हैदराबाद में बिरयानी पकती है, और मुख्तलिफ़ जगहों पर बिरयानी पकती है। लेकिन लखनऊ जो है, लखनऊ में पुलाव पकता है, और उसकी अपनी एक टेक्नीक होती है। और जो टेक्नीक होती है उसके साथ साथ टेक्निकलिटीज़ और उसके जो टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी जो होती है वो भी मुख्तलिफ होती है। जैसे कि अब पुलाव अगर आप हैं, हाँ। तो पुलाव को कहा जाएगा कि पुलाव दम किया, है ना। अच्छा। कौरमा जो है वो आप कौरमा ज़ाहिर सी बात है पका रहे हैं। जी। कबाब जो हैं वो आप सेक रहे हैं, हाँ है ना। इसी तरह से अचार जो है वो आप डाल रहे हैं। हाँ रोटी जो है, रोटी डाली जाती है। हाँ। पराठा जो है, रोगनी जो है वो सेकी जाती है। अच्छा। नान है, हाँ कुलचा है, हाँ शीरमाल है, ये हाँ। सब चीज़ें तंदूर में ये लगाए जाते हैं। अच्छा। दोग बनाई जाती है। दोग जो होती है वो एक डिश होती है
तो ये भी बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है। दोग जो है वो दही की होती है और उसमें बहुत ही बारीक ककड़ी जो है, बहुत महीन महीन ककड़ी काट के दही में, और उसमें नमक, हल्का सा काला सिया मिर्च और सूखा पुदीना वो डाली जाती है। अब ये एक किसी घराने में ये हुआ कि इसका जेंडर क्या है दोग का। अच्छा, मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। हाँ, तो भाई वहाँ की मुलाजमा जो थी वो शीश महल भेजी गई। अच्छा, हाँ, हाँ, और शीश महल भेजी गई हाँ, और यहाँ पर उनको वो जो थी आई यहाँ पर नौकरी करने के लिए। खैर हाँ, उनको रख लिया गया। अब वो इंतज़ार करने, दोग जो है गर्मी में ही, क्योंकि ककड़ी का सीज़न जो होता है वो गर्मी में होता जी। है। अब वो इंतज़ार करती रही कि किस दिन दोग जो है वो हाँ, बने। जी। तो खैर जब दोग बन गई हाँ, तो फिर उनकी जो मुलाजमा थी, जी, जी। उन्होंने बेगम साहब से कहा कि बेगम साहब दोग बन गई। नहीं, बल्कि बेगम साहब ने पूछा अपनी हाँ, मुलाजमा से कि बुआ क्या दोग बन गई? हाँ। तो उन्होंने कहा अरे ये फेमिनिन जेंडर है। नवाब साहब, आपसे बात करते टाइम आप रियलाइज हो रहा है जो आपका जुबान अखलाक है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ईयर प्लीजिंग है। तो ये आपके अंदर इनकलकेट कैसे हुआ? थोड़ा मैं अपने बचपने में ले चलिए। देखिए भाई, जो यहाँ की तहजीब है जी। और यहाँ का तमद्दुन है और जो भी यहाँ का कल्चर है, भाई हम तो उसी में बड़े हुए हैं। हमने आँख खोल के यही सब कुछ देखा है। जो चीज़ों का इस्तेमाल और जो आदाब और ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो हमने आँख खोल के देखी हैं। तो इसलिए हमने सीखी नहीं है किसी से, बल्कि हमने उसको महसूस किया है, उसको फील किया है और उसको जिया है, हम कह सकते हैं जी। तो ये चीज़ें जो हैं सिखाई नहीं जाती, बल्कि आप फील करिए, उसको जिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बाहर से कोई भी शख्स जो है लखनऊ आए और यहाँ आके बस जाए, तो उसको सिखाया नहीं जाएगा कि भाई इस तरह से आदाब को, फिर देख 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 के ही वो जो खुद ब खुद सीख जाएगा। तो लखनऊ का जो कल्चर है, यहाँ की जो तहजीब है, तो इन चीज़ों को हमने जिया है और उसको महसूस किया है, तो खुद ब खुद जो है वो चीज़ें हमें आ गई हैं, तो हमें किसी ने सिखाई नहीं है। अच्छा, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जुबान के अलावा आपके अंदर जो आपने अपनी फैमिली से ही सीखी स्टार्टिंग में, चाइल्डहुड? देखिए, अब जैसे ये सब चीज़ें शौक़ के ऊपर भी होता है। हाँ। तो अब खाने पकाने का सिलसिला जो है, घर में अच्छी अच्छी चीज़ें पकती थी, तो वो खाने का शौक़ डेवलप हुआ। अब जब खाने का शौक़ डेवलप हुआ तो उन चीज़ों का मज़ा जो है वो ज़बान पर तो आ ही गया। बिल्कुल। तो अब ये होता है कि बहुत से बड़े बड़े फूड शोज़ जो होते हैं उसके हम एज अ जज वहाँ पर रहते हैं। संजीव कपूर साहब के बहुत से शोज़ हैं, उसमें हम एज अ जज रहे। उसमें जैसे उनका खाना ख़जाना है, फूड माह चैलेंज है, या इस तरह के बहुत से जो डिफरेंट चैनल्स पर जो फूड शोज़ होते हैं उसका हम एक हिस्सा रहे हैं। और हमारे घर पर भी वो फूड शोज़ जो हैं वो शूट हुए हैं और हम उसका एक पार्ट रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मालूमात है ही। भाई देखा है, घर में पकते हुए भी देखा है और उसका इस्तेमाल सबसे बढ़ के उसको खाया है। जी, जी, उसका जायका जो है हमें मालूम है कि कैसा होता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो लामहला जो है हमें आएंगी। तो वो एक पार्ट हो गया। दूसरे लिबास जो है, क्योंकि हमेशा घर में सबको अच्छा पहने हुए देखा, तो वो एक ड्रेसिंग सेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आया। अच्छा, क्योंकि एक शौक़ था, तो धीरे धीरे उस शौक़ को एक प्रोफेशन के तौर पर भी लिया। अच्छा, मतलब वो प्रोफेशन क्या हुआ ये कि ये करीब 2000 की बात है, 2000 की जी, कि कुछ कारीगर थे, तो वो उनके पास काम नहीं था। तो उन्होंने हमारी बेगम साहिबा, बेगम अलमास अब्दुल्ला, तो उनसे कहा कि भाऊ साहब बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। राजू और इस तरह के 2-4 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत दिक्कत है, काम वाम नहीं है, तो कुछ करिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे पास जगह है। तो उन्होंने कुछ पैसे दिए, कहा कि जाओ अड्डा वगैरह ख़रीद के ले आओ। तो वो सब जो मटेरियल था, अड्डा और ये सब कपड़ा वपड़ा, इन्होंने सब अरेंज किया और वो चीज़ उन्होंने शुरू की, जस्ट टू हेल्प देम। उनकी मदद के तौर पर उन्होंने उस काम को शुरू किया कि ठीक है, चलिए इस बहाने इनकी मदद हो जाएगी, अपना भी टाइम पास होगा। हालांकि वो पढ़ाती भी थी
वो सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ाती, उससे पहले यूनिटी कॉलेज में पढ़ाती थी। अच्छा, सीएमएस हाँ, में? सीएमएस में थी वो। हाँ। तो उन्होंने इसको एक ऐसे शुरू किया कि मदद करने के तौर पर। ओके। अच्छा, हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे फादर जो थे, हमारे वालिद साहब नवाब मीर अब्दुल्ला मरहूम, तो वो ज्वेलरी बिजनेस में भी थे, तो ज्वेलरी वगैरह और ये सब चीज़ों में वो डील करते थे। तो वो हम मेरे ख्याल से क्लास 6, 7 में 8 में ऐसे ही होंगे, तो वो हमारे सामने नगीने रख देते थे। अच्छा। हाँ, पुड़ियाँ नगीनों की ये सब रखते थे और कहते थे कि अब तुम डिज़ाइन करो। अच्छा। तो हम समझ लिए क्लास 6, 7 से हम ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हमने शुरू की, और नेकलेस डिज़ाइन कर रहे हैं, इयररिंग्स डिज़ाइन कर रहे हैं, बैंगल्स डिज़ाइन कर रहे हैं, रिंग डिज़ाइन कर रहे हैं। ये अंगूठी जो है ये हमारी ख़ुद की डिज़ाइन की हुई है। ये रूबीज़ एंड टर्कोइस की जो ये रिंग है ये हमारी ख़ुद की डिज़ाइन की हुई है। तो इस तरह से वो एक शौक़ जो था डेवलप हुआ डिज़ाइनिंग का। अच्छा। और फिर वो हम डिज़ाइन करते थे, भी वो चीज़ें बनती थी और फिर लोग ख़रीदते भी थे। तो जब इन्होंने ये चीज़ शुरू की तो वो डिज़ाइनिंग का शौक़ जो था वो तो था ही। तो जब घर में कोई चीज़ होती है तो दिलचस्पी तो होती है कि अच्छा क्या हो रहा है भाई देखें। तो फिर वो हमने भी उसमें उनके साथ उनको सपोर्ट करना शुरू किया, और डिज़ाइनिंग पार्ट और उसके जो कॉम्बिनेशंस और ये सारी, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन, कलर स्कीम्स और ये सारी चीज़ें उसका हमें आइडिया था। हाँ। तो वो सब हम करते ही थे। अच्छा। तो हम लोगों ने मिल के उसको किया, और ये मकसद रखा कि इस बहाने कुछ लोगों को मतलब ये है कि कारोबार भी मिल जाएगा, काम भी मिल जाएगा। उसके अलावा ये है कि जो डाइंग आर्ट है, जो वो स्टिचेस जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, उनका हो गई हैं। अच्छा। तो उनका रिवाइवल, उन स्टेजेस का रिवाइवल और उन पैटर्न्स का, उन डिज़ाइंस का रिवाइवल जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, तो उसका हम लोग ने रिवाइवल किया। तो इससे ये है कि ये बिकॉज ये जो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कल्चर हेरिटेज। बिल्कुल। तो हम लोग ने कहा कि इस बहाने इस हेरिटेज को हम लोग प्रिजर्व भी करेंगे और कंजर्व भी करेंगे, और साथ ही साथ ये कुछ लोगों की मदद भी हो जाएगी और अपना शौक भी पूरा होगा। और इसके ज़रिए, क्योंकि हमारी एग्जीबिशंस भी होती हैं, हमारे अपने फैशन शोज़ भी हमने काफ़ी किए हैं, हमारी न्यूयॉर्क में भी एग्जीबिशन हुई है, इस तरह से और भी जगहों पर हुई है। तो इस बहाने दो पैसे भी मिल जाते हैं। तो वो एक मल्टी पर्पस तरह का चीज़ हो गई कि लोगों की मदद भी हो गई, कल्चर भी प्रिजर्व हो रहा है, जो हेरिटेज है, कल्चर है, वो भी प्रिजर्व हो रहा है, और थोड़ा सा आमदनी का जरिया भी कुछ बढ़ गया, और अपना शौक भी पूरा हो रहा है। ये अगर टाइम भी एक अच्छी चीज़ में हम क्रिएटिविटी में जो है हम लगा रहे हैं जी। तो ये ऐसे ये भी हो गया। और बचपने से जो हम बता रहे थे कि ड्रेसिंग सेंस वाली बात है, तो हम बहुत छोटे थे तो अपने कपड़े हम खुद डिज़ाइन करते थे बचपन से ही। बचपन से हम वही जब जैसे 5th-6th क्लास में होंगे तब से टी शर्ट डिज़ाइन करते थे। अच्छा। और कुर्ते अपने डिज़ाइन करते थे। मतलब उसमें वो नहीं कि उसमें एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट नहीं, वो तो बात की चीज़ है। उससे पहले उसके कट्स और ये सारी चीज़ें भी हम वो करते थे। अच्छा। तो तरह के अपने करके, इसी तरह से हम 1975 में की बात है, हम लोग नैनीताल में थे। तो उस ज़माने में ये स्टिकर्स का बड़ा एक दौर था, और फैशन शुरू हुए थे। स्टिकर्स जो होते थे लॉरेन हार्डी के, फूलों के, पत्तियों के, चार्ली चैपलिन के, इस तरह के। जी। तो हमारे वालिद साहब ने वहाँ पर नैनीताल में एक, हमें याद है, ग्रीन कलर की एक लेदर की जैकेट हमें दिलवाई थी, और ग्रीन कलर की थी। और हमारे जो भाई थे, जावेद भाई मरहूम, हमसे बड़े थे वो, तो उनको ब्लैक कलर की। तो हमने क्या किया कि स्टिकर्स जो थे उनको काट के वो सारे फेसेस और फूल पत्ती सब हमने अपने पूरी जैकेट पर लगा दिए। अच्छा। और लगाने के बाद जब हम वहाँ नैनीताल में माल रोड पर और इधर उधर फ्लैट के ऊपर, फिर बोट हाउस क्लब में, क्योंकि पापा लाइफ मेंबर थे, बाद में हम भी हो गए थे। तो वहाँ जैसे जाते थे तो सब लोग देख के हंसते थे कि ये क्या सब, मतलब कार्टून्स और ये सब जो है जैकेट में लगे हुए। अच्छा, पूरी 2.25 महीने की छुट्टियाँ हमारी वही नैनीताल में बीती थी बचपने में जी। तो धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, तो धीरे धीरे देखा कि लोग जो हैं, लोगों के भी कपड़ों पर और जैकेट्स पर जो है वो स्टिकर्स जो है लगना शुरू हो गए। तो वो एक फैशन ट्रेंड बन गया। जो हमने ऐसे ही शौकिया शुरू किया था, वो एक ट्रेंड बन गया। और फिर देखा कि आखिर मतलब छुट्टी खत्म होते होते देखा कि बहुत से लोग जो है वो स्टिकर्स जो है अपने कपड़ों पर लगाए हुए या जैकेट्स पर लगाए हुए हैं। तो ये इस तरह से एक शौक होता है चीज़ का। और एस्थेटिक सेंस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप में एस्थेटिक सेंस है तो आप किसी भी चीज़ को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं।
मैं यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम चुनौती आई अनएम्प्लॉयमेंट की और उससे एम्प्लॉयमेंट आप लोगों ने जनरेट करा, एकदम वैसा नहीं है जैसे नवाब आसिफउद्दौला खान बहादुर ने 1784 में बड़े इमामबाड़े की तामीर शुरू करवा दी। भाई ऐसा है कि जीन्स तो वही हैं, हाँ, और ये इंसानियत भी एक चीज़ होती है हाँ, कि आप अगर किसी का भला करेंगे तो ये किसी मोटिव के तहत नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं। जी, नवाब आसिफउद्दौला ने जिस वक्त बड़े इमामबाड़े की तामीर की, तो उस वक्त इत्तेफाक से कहर भी पड़ गया था, फैमिन जो था, तो उन्होंने ये हुआ कि जो ऐसे शुरफा थे और जो दिन में मजदूरी नहीं कर सकते थे और उनको बनाना भी नहीं आता था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जितना बिल्डिंग जितने कंस्ट्रक्ट हो रही है, जितना बन रहा है, उसका 1/3 जो है ये लोग रात के अंधेरे में तोड़ें, क्योंकि कोई देखा हुआ नहीं कि ये मजदूरी कर रहे हैं और उनको भीख भी नहीं मिलेगी, अपनी मेहनत का उनको जो है वो मेहनताना मिलेगा। तो इस तरह से ड्यूरेशन जो है बिल्डिंग का वो भी बढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्शन का जी। और इस बीच ये हुआ कि वो कहर जो था वो भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए एक मशहूर हुई कहावत कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला। तो नवाब आसिफउद्दौला ने फरमाया कि ये ना कहो कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला, जिसको ना देंगे मौला उसको क्या देगा आसिफउद्दौला, ये कहो कि जिसको दिलवाएंगे मौला उसको देगा आसिफउद्दौला। तो ये उनकी खूबी थी, और समझ लिए कि वो ऐसा कैरेक्टर थे कि उनसे हर एक जो है इंस्पायर होता है। और उन्होंने जो किफ़ायतुल्लाह जो थे, जो उनके आर्किटेक्ट थे, उनको ज़मीन जायदाद और जागीर और ये सब चीज़ें, जवाहरात, ये सब तो दिया ही, इनाम इकराम तो सब किया ही उन्होंने दिया, लेकिन साथ ही साथ अपनी कब्र के बगल में उनको उनकी कब्र की जगह दी। ये बहुत बड़ी इंसानियत की बात थी, जो किसी भी बादशाह ने ऐसा नहीं किया होगा कि अपने किसी मुलाजिम को अपनी कब्र के पास जगह दी हो। तो ये बहुत बड़ा उनका कैरेक्टर था। तो वही इंस्पिरेशन इंसान को मिलता है। तो अब उन्होंने भी, हमारी बेगम साहिबा ने भी ये कुछ सोच के नहीं बल्कि मदद के तौर पर वो चीज़ शुरू की थी, और हमने उनको ज्वाइन कर लिया, और फिर एक मकसद ये हो गया कि हम इस हेरिटेज को जो है मेंटेन करें, प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, जो आर्ट फॉर्म है आरिज़ादोज़ी, मुक्कैश, चिकनकारी, इन सब चीज़ों का। और फिर वो धीरे धीरे थोड़ा सा हो भी गया। तो हमारा अपना अल मसूद क्रिएशंस करके हम लोगों का अपना एक ब्रांड नेम टाइप का वो हो गया। तो ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि हमारी वाइफ का, हमारी बेगम साहब का नाम है अलमास, यानी कि डायमंड जी, और हमारा नाम है मसूद, तो हैप्पीनेस। तो जिस वक्त हम लोगों की एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट के बाद उनकी जब फर्स्ट बर्थडे पड़ी, अच्छा, तो हमें इनवाइट किया गया। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग आएंगे बर्थडे में, लेकिन वो कानपुर की थी, नवाब आगा मीर के ख़ानदान की। तो हमने कहा कि ऐसा है कि नवाबगंज जो है वो मिडवे है, तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों और कजन्स के साथ आइए, हम यहाँ से अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ आएंगे, और नवाबगंज में हम लोग मिलेंगे, वहाँ हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जी। तो जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ अलग सा किया जाए, तो हमने उनके लिए एक बर्थडे कार्ड जो था वो डिज़ाइन किया। अच्छा। और उसके बाद हमने कहा कुछ जिद्दत इसमें की जाए, कुछ इनोवेशन किया जाए। तो उनका नाम था अलमास और हमारा नाम है मसूद जी। तो हमने उसमें उनके और अपने अल्फ़ाबेट्स जो कॉमन थे उसको मिला के अलमसूद कर दिया। तो उसमें आप देखिए कि अलमसूद में अलमास के 5 अल्फ़ाबेट्स हैं और मसूद के भी 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इस तरह से वो अलमसूद हो गया। तो वो हमने उसको इस तरह से वो शुरुआत हुई। तो हमने कहा फिर ब्रांड नेम जो है हम लोग अलमसूद क्रिएशंस कर देंगे। आप अपनी वाइफ से सबसे पहली बार मिले कैसे? वो उनसे सबसे पहले मुलाकात जो है ऐसा हुआ कि एक लखनऊ में शादी थी। अच्छा। तो एक हमारे रिश्तेदार थे, हमारे बहनोई लगते थे, वो हमारी वाइफ के मामू लगते थे। अच्छा। तो वो इत्तेफाक से सुबह सुबह मिल गए। हम लोगों के घर का इनविटेशन, यहाँ लखनऊ में जो शादी थी वो हमारी वाइफ की खाला होती थी, उनकी बेटी की थी। ओके। तो ये लोग तो आ ही रहे थे सब लोग शादी में कानपुर से। तो हम लोगों का भी इनविटेशन था। तो सुबह सुबह वो मिल गए, मुमताज़ भाई। तो
वो कहने लगे कि ऐसे शादी में तुम आना। अच्छा। हमने कहा इनविटेशन देखिए अगर मौका हुआ तो आएंगे। नहीं नहीं आना। उन्होंने बड़ी जिद की, अच्छा, बहुत स्ट्रेस किया कि नहीं तुम आना। आपको समझ पा रहे थे क्या होने तो वाला है? हमने कहा कि पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जिद कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस कर रहे हैं कि आना। तो हमने कहा अच्छा देखिए अगर मौका होगा तो आएंगे। आपकी एज क्या रही हुई इस टाइम? हम उस वक्त होंगे अराउंड 24। ओके, ठीक। तो ऐसे 23-24 साल के ऐसी एज होगी। हाँ। तो फिर वो शाम हुई। हाँ। शाम को हमारे वालिद साहब ने, पापा ने कहा हाँ। कि वो शादी में चलना है हाँ। तो चलो हाँ। तुम भी। हाँ। हाँ। हमें वालिदा ने भी कहा कि चलो। हाँ। तो हमने कहा आज क्या बात है कि शादी में चलने के लिए हर एक जो है वो तवज्जो दे रहा है। जिद कर रहा हाँ, है जिद कि कर मतलब चलो। जी। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि क्या बात है, क्यों? तो पापा ने कहा कि ऐसा है कि कानपुर से एक फैमिली आ रही है शादी में और तुम्हें देखना, एक लड़की भी है, उसको देखना है कि अगर तुम्हें पसंद हो तो हमारी बात की जाए। हाँ। हमने कहा देखिए ये चीज़ें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम लड़की देखें, उसे पसंद करें या रिजेक्ट करें। हमने कहा आप लोग हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप लोग हमारे वालिदैन हैं और हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। जी जी और जी। हमारे वेल विशर हैं, हमारे जो है मतलब आप हमें पसंद करते हैं, हमें चाहते हैं, हमारे वेल विशर हैं। तो जो अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमें मंजूर है। अच्छा। उसमें हमें देखने की क्या ज़रूरत है? अच्छा। मैंने कहा भाई आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं हाँ। और आप हमारे वेल विशर हैं। हाँ, तो सही। उससे बेहतर है कि आप पसंद करिए। आप देख लिया कि हमारे मतलब मैच हम लोगों का मिलता है तो ठीक है। हाँ। तो हम फिर शादी में गए नहीं। नहीं गए आप? नहीं गए। अच्छा। फिर जब पापा लौट के आए रात को, कहने लगे कि बहुत बेवकूफ़ हो तुमने गोलकोंडा माइन का हीरा जो था वो देखने से तुम महरूम रह गए। गोलकोंडा माइन जो है वो बेस्ट माइन होती है क्योंकि उनका नाम था अलमास। हाँ, उनका नाम, हमारी वाइफ का नाम है अलमास, मीनिंग डायमंड। तो इट मीन्स डायमंड। और डायमंड जो है वो गोलकोंडा माइन जो है साउथ में हैदराबाद के पास गोलकोंडा जो है, तो वहाँ की बेस्ट क्वालिटी होता है, कोहिनूर उसी का। तो कहने कि तुमने गोलकोंडा माइन का डायमंड देखने से मिस किया। तो हमने कहा कि ठीक है, हो गया। फिर जो हमारी मदर इन लॉ, उनकी डेथ हो गई है, तो उन्हीं ने हम लोगों की फैमिली को इनवाइट किया लंच के ऊपर कानपुर। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप लोग आइए, मसूद को ज़रूर लेके आइएगा। अब आप समझ गए क्या हो रहा है? हाँ। तो खैर हमने कहा ठीक है। तो फिर यही बात हुई कि मतलब चलना है। तो हमने कहा कि भाई हमने आपको पहले ही कहा था यस नो वाला सीन कि यहाँ पर यस नो वाला कोई सीन नहीं है। अगर हम जाएंगे इट मीन्स यस। हमने कहा अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो इसका मतलब यस है, मतलब हमारी तरफ से ये नहीं है कि हम वहाँ देखें, सेलेक्ट करें और रिजेक्ट करें, ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जी जी जी। तो खैर हम लोग गए तो माशाल्लाह पूरा हमारी फैमिली, 7 भाई बहन हम लोग, उनके सब मियाँ बीवी और उनके बच्चे, तो मतलब बहुत से लोग 20-25 लोग जो थे सब यहाँ से काफिला गया लंच पर उनके यहाँ। अच्छा, पापा हमारे जो थे भाई एक्सपीरियंस और दूरअंदेश थे। अच्छा। ऐसा हमारा जब खाना वाना हो गया तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को, हम लोग ने वहाँ पर थे तो सभी थे तो देखा भी था। जी जी। तो हमारी बड़ी बहन ने हमसे पूछा, पहले बताओ क्या राय है तुम्हारी, तुम्हें लड़की पसंद है? तो हमने कहा भाई हमने तो पहले ही कहा था कि अगर हम कानपुर आ रहे हैं यस है मतलब, तो इसका मतलब हमारी यस है। तो हमें उसमें वो नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पापा जो तो तैयारी के साथ गए, तो उन्होंने फ़ौरन जेब से अंगूठी निकाली, कहा भाई पहनाओ ऑन स्पॉट वो एंगेजमेंट हो गई। फिर प्रॉपर वे में फिर हम लोगों के यहाँ उन लोगों को इनवाइट किया गया और फिर एक मतलब वो तो उस वक्त अंगूठी पहना दी, फिर वो लोग हमारे क्या है, फिर हम लोग ने लंच पर बुलाया हमारे वालिद ने और वालिदा ने, और फिर प्रॉपरली फिर एंगेजमेंट जैसे होती है, फिर जो वो सभी उस तरह से हुई। तो इस तरह से हम लोग, क्योंकि तो वहाँ पहली बार ऐसे देखा। बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपके टाइम पे कभी वैलेंटाइंस डे का कॉन्सेप्ट था? पहले ऐसा था कि जो टेलीफोन था, पहले भाई वैलेंटाइन ना मोबाइल था ना कुछ इस तरह का था। तो टेलीफोन जो था वो हमारे वालिद साहब के सरहाने रखा हुआ था और लैंडलाइन हुआ करता था। अच्छा, और इस तरह का माहौल नहीं था कि कोई हम वहाँ फ़ोन पर बात करें या वो इस टाइप का, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। लेकिन वालिद साहब जो थे हमारे बड़े प्रैक्टिकल थे और बहुत स्पॉटिंग थे। तो जैसे कई दिन हो गए, भाई बहुत दिन से अलमास से बात नहीं हुई है, जरा मिलाओ बात करें। मतलब वो हमसे बात करवाने के लिए समझ रहा। अब वहाँ के ऊपर अब उन्होंने कहा फ़ोन मिलाओ। अच्छा, हमने फ़ोन मिलाया। अच्छा, इनको भी ये होता था इत्तेफाक से कि ये इस ताक में रहती थी कि फ़ोन आए तो इत्तेफाक से जब हम मिला दें तो यही उठाती थी। ये भी एक कोइंसिडेंस है
जी, कि जब हम फोन, soulmates। हाँ जब हम फोन करें तो यही फोन उठाएं। जी। तो खैर वो हम कहते थे वो पापा बात करेंगे। अब पापा आप बात ने नहीं तो करते अपने थे वहाँ नहीं, पे? पापा ने बात की हाँ। और उसके बाद अब तुम बात करो। हाँ, अब वहाँ हाँ। पर हम क्या बात करें, वहाँ पर पापा भी पापा बैठे बैठे हैं, हुए मामा भी बैठी हुई है, हमारे और भी सब लोग बैठे हैं। वहाँ पर फोन पे बात क्या होती है और पढ़ाई कैसी चल रही है कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? और इम्तिहान कब हैं हाँ। और इम्तिहान कैसे हुए, जब हो जाते थे इम्तिहान कैसे हुए। तो ये मतलब ये बात होती थी बस। अच्छा अच्छा। लेकिन ये था कि बात हो जाती थी, तो पापा इस तरह से बात करवाते थे। वाह। एक हफ्ते में एक बार तो होती होगी? हाँ, हफ्ता 10 दिन में होती थी, लेकिन कुछ इस तरह का सिलसिला होता था कि हाँ। एक 15-20 दिन में आना जाना लगा रहता था। ओके। मतलब या तो यहाँ कोई ना कोई इवेंट निकल आता था हाँ, कि वो लोग सब आ जाते थे, हाँ या फिर वहाँ कोई ना कोई इवेंट होता था, हम लोग सब जाते थे। हाँ। तो ये था कि मुलाकातें होती रहती लेकिन सबकी प्रेजेंस में। अच्छा। अकेले वाला सिस्टम जो था वो सब नहीं ओके। था, लेकिन सब लोग होते थे, अपने सब हाँ। फैमिली मेंबर्स हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग जी। बातचीत कर रहे हैं। हम्म। तो इस तरह का पापा ने और हमारी मामा ने इस तरह की छूट दे रखी थी कि विद इन लिमिट्स हर चीज़ जो है कि अब हम लोग सब एक दूसरे के साथ हैं और बातचीत करें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। अच्छा। आप जब आप लोग सब लोग गैदर होते होंगे जी। तब आपके उन्हें लखनऊ वगैरह के बारे में कुछ समझाते थे, बताते थे? नहीं, वहाँ पर ज़्यादातर तो ये अपने कुछ ना कोई ना कोई तकरीब होती थी, कोई ना कोई फंक्शन होता था, उसी हाँ। सिलसिले में होता था। अभी जैसे ये लखनऊ महोत्सव है, हाँ। तो लखनऊ महोत्सव में यूथ फेस्टिवल जो है आपने वो सबसे पहले हमने शुरू किया था। जी जी जी। और ये पहले बेगम हजरत महल पार्क में होता था। अच्छा। हाँ, पहले बेगम परिवर्तन हजरत चौक वाला। हाँ, हाँ। परिवर्तन चौक वाले बेगम हजरत महल पार्क है, तो ये वहाँ पर होता था। हाँ। तो जब हमारी इंगेजमेंट हो गई थी तो हमने वहाँ इन लोगों को इनवाइट किया था। तो ये लोग सब लोग अपने, इन लोगों के फ्रेंड्स और ये लोग सब लोग वहाँ आए थे और इन लोग ने भी एंजॉय किया था। फिर वहाँ पर हमारे दोस्तों को भी उन लोग ने भी सबने देखा। अच्छा। सब हुआ, तो उनकी भी दोस्तें आई थी, हमारे भी अच्छा। सब दोस्त थे और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पर थे, जाहिर सी बात है जी। तो इस तरह से लखनऊ के उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर लखनऊ के बारे में बातचीत तो होती ही थी। हाँ। और फिर जब शादी हो गई तब तो फिर वो खुद जो कि लखनऊ ही हो गई। जी जी। अच्छा, दरअसल ये आपने बेगम हजरत महल पार्क का जिक्र करा। अब जब हम किसी को ले जाते हैं तो मेरा प्राइमरी इंटेंशन होता है कि आजकल के जो मॉडर्न डे कैफे, वहाँ बैठ के क्या बात करना अच्छा नहीं लगता है, हर कोई वैसे ही कर रहा है। अब थोड़ा सा मुझे शहर से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मैं कोशिश करता हूँ जो मेरा लगाव है लोगों में बांटता चलूँ, लोगों को लखनऊ के बारे में बताता चलूँ। तो हम लोग का तो यही होता है कि मसाकी वगैरह पे या किसी कैफे पे कोल्ड कॉफ़ी पकड़ी हाथ में और पास ही में नवाब सादत अली खान बहादुर का मकबरा है और एकदम मतलब वहाँ गए, मॉन्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस वगैरह करा, ऐसा सीन रहता है। तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जो मॉडर्न ट्रेंड है और जो पुरानापन है शहर को लेके, कोई ना कोई हेरिटेज को लेके इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ को मिक्स करते रहे। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है ये जी। और इससे ये होगा कि एक तो जिन लोगों को अपने शहर से या अपने मॉन्यूमेंट से या अपने हेरिटेज से कोई दिलचस्पी नहीं है, हाँ तो उनमें दिलचस्पी बढ़ेगी जी। और जिनको मालूमात नहीं है उनको मालूमात भी होगी। बिल्कुल तो ये डबल पर्पस होता है। एक तो ये कि आपका टाइम भी पास होता है, आपने खा पी लिया, एंजॉय भी कर लिया और मालूमात जो है वो भी शेयर कर दी। जी जी, अच्छी बात है। अच्छा, ये नवाबों के टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट रहता था? जैसे आपके पास तो भैया लैंडलाइन का फोन, आपने कॉल करा, उधर फोन उठ गया, भले बात नहीं हो पा रही है कुछ, बट नवाबों के टाइम पे कैसे होता था, मोहब्बत का इजहार वगैरह? देखिए, पहले ऐसा होता था कि कबूतर होते थे। हाँ। तो कबूतरों के जैसे खत है, हाँ। कबूतर के पंजे के ऊपर में वो बांध दिया। हाँ। और वो सधे हुए कबूतर होते थे। हाँ। और इतने सधे हुए होते थे कि अगर उनको छोड़ा है तो वो माशूक की माशूकाई के छज्जे पर वो जाएगा कबूतर। जी जी जी। और वहाँ माशूका को इंतज़ार रहता था और माशूका जो है वो उन्होंने वो कबूतर लिया, वहाँ पर दाना पानी सब रखा हुआ है। कबूतर की जैसे खातिरदारी हो रही है, जैसे कोई मेहमान आता है तो उसकी खातिरदारी होती है, ऐसे वहीं पर पानी भी रखा है, कटोरे में दाना भी रखा हुआ है। कबूतर जो है वहाँ पर वो चुग रहा है और उन्होंने अपना खत पढ़ा, उसके बाद फिर उन्होंने उसका जवाब लिखा। जवाब लिखने के बाद फिर वो उन्होंने उसी तरह से कबूतर के पैर में जो है पंजे में वो बांधा। बांधने के बाद फिर उसी रुख जो था वो छोड़ दिया। फिर वो कबूतर जो है वो अपने मालिक के पास आया और वो मुंतजिर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कबूतर आए। तो इस तरह से भी होता था। या फिर ऐसा होता था जो माशूक और माशूका होती थी जो पड़ोस में होते थे, तो वो ये भी करते थे कि पतंग में
उन्होंने अपना कुछ मैसेज जो था लिख दिया या पतंग में जो है अपना मैसेज बांध दिया, छुड़ैया और छुड़ैया दिलवा के वो पतंग उड़ाई और उन्होंने उन्हीं के आंगन में या छत के ऊपर जो है वो पतंग जो है वो गिराई। अब वो वहां गिरी, अब वो जो है वो इंतजार कर रही, वो टाइमिंग जो थी वो सेट रहती थी कि इस वक्त भेजेंगे, इस वक्त उड़ाएंगे। तो अब वो वहां पर वो इंतजार कर रही। जाहिर सी बात है कि सन्नाटे के वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, वरना अगर जिस वक्त के लोग चौचाल होंगे तो उस वक्त तो पकड़ लिया जाएगा मसला। तो फिर वो इंतजार कर रही है, वहां उन्होंने छुड़ैया दिलवाई, पतंग जो है उड़ाई, और उड़ाने के बाद उन्हीं के आंगन में या उनकी छत के ऊपर वो गिरी और उन्होंने वहां पर वो पतंग जो है वो ले ली। और उसके बाद फिर कभी कभी ये होता था कि वो डोर वहां पर लटकी हुई है, वहां पर वो पड़ी हुई है, उन्होंने वो पतंग उसमें से मैसेज वो ले लिया और या उसके ऊपर जो लिखा हुआ वो उसको तोड़ लिया, वो काट ली पतंग, या फिर उसी मैसेज करके फिर इधर से छुड़ैया दे दी और उन्होंने वो घसीट ली और उधर से वो उनके पास आ गया मैसेज। ये सब ये भी एक तरीका होता था। या फिर ये भी होता था कि जैसे आपने मुगल आजम में देखा होगा फिल्म में कि वो नहर है, उन्होंने जो है कमल के फूल में जो है वो खत रखा, वहाँ बीच में इन सब चीजों में पकड़ भी लोग लिया जाते थे। बिल्कुल, जैसे कबूतर जो है वो पकड़ लिया गया बीच में, कबूतर जो है दाना बीच में उसको दिख दिया, वो लालच हुआ वहां रुक गया किसी दूसरी मुंडेर को, तो वहाँ पकड़ लिया जाएंगे और वहाँ जो है आपका रास जो है वो फाश हो गया। या पतंग काट ली गई, बीच में कोई टोह में रहा, उसने पतंग काट ली तो पता चला कि वो सारा जो है खेल वो सारा खुल गया। तो इस तरह की भी चीजें होती थी। तो यही सब होते। या फिर लोग होते थे जो इन्फॉर्मर्स होते थे या ऐसे होते थे लोग जो आपके बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हों, तो वो जो थे वो आपका मैसेज वो आप तक पहुंचाते थे। माशूक का मैसेज माशूका तक या माशूका का मैसेज माशूक तक पहुंचाते थे। तो पहले ज़माने में ख्वाजा सरा होते थे। ख्वाजा सरा जो होते थे वो जैसे आजकल यूनक आप कह लिए, बिल्कुल, ना, उस तरह की वो होते थे कि जिनकी जनान खाने में रसाई होती थी। वो जनान खाने में भी जा सकते थे और मर्दाने में भी आते थे। तो उनके ज़रिए भी ये सारी चीज़ें होती थी और उनके ज़रिए जो है राज भी निकलवाए जाते थे। अच्छा। अब उनको भेज दिया किसी जगह और कहा कि अब मालूम करो। अब वो जो है वहाँ आपसे घुल मिल गई और आपसे पूरा आपके दिल का हाल मालूम कर लिया कि आपका किनके साथ मोहब्बत है, क्या है वो, मतलब राज भी मालूम हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से भी होता था। अच्छा, आपके ऐसे कोई राज पता चले मैम को? नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो इस तरह का कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम लोग स्टूडेंट थे तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और नजराने अवध जो फेस्टिवल होता था अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज का, उसमें हिस्सा लेते थे। अच्छा। आईटी कानपुर में कल फेस्ट होता था, उसमें हिस्सा लेते थे। बीएचयू में काशी यात्रा होती थी, उसमें हिस्सा लेते थे। ऐसी रुड़की में थॉमसो होता था। तो इस तरह के डिफरेंट नेशनल जो इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स होते थे उसमें हम हिस्सा लेते थे और काफ़ी इनाम भी जीते। तो उसमें हम लोग की टीम में भी लड़कियां होती थी, लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होती थी। या जहाँ जाते थे वहाँ भी लड़कियां होती थी। तो दोस्ती तो सबसे होती थी, लेकिन कभी सीरियस नहीं हुए। अच्छा। और इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि ऐसी कोई बात ना हो कि जिससे माँ बाप की नज़र जो है झुके। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा। तो इसलिए हमें अपने ऊपर और जो हमारे जो बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे दोस्त हैं, हमें उन पर फ़ख्र भी है कि इस तरह के ना हमने ना हमारे जो दोस्त, हमारा जो इनर सर्कल था फ्रेंड्स का, जो इस तरह से पार्टिसिपेट करते थे, तो ऐसा कोई भी नहीं था कि जिसने इस तरह की कोई गलत हरकत की हो। बल्कि जो हम लोगों की टीम बाहर जाती थी और उसमें जो लड़कियां भी जाती थी, तो हम लोगों की जिम्मेदारी के ऊपर उनके पेरेंट्स जो थे वो भेजते थे कि मसूद भाई जा रहे हैं, या हमारे कज़न हैं आबिद भाई हैं, हमारे दोस्त हैं साकिब हैं, तो ये लोग जो हैं ये लोग जा रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है और इसलिए हम आप लोगों को भेज देंगे। तो इसलिए हमारे साथ लड़कियां जाती थी, वरना आमतौर पर इस तरह से लड़कियों को लोग भेजते नहीं थे इस तरह के फेस्टिवल्स में बाहर। जी। और यहाँ पर यह था कि समझिए अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हम जब लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था। और 2 साल वहाँ से गए और उसके बाद क्योंकि वहाँ पर इंटर कॉलेजिएट होता था तो सिर्फ अब कॉलेज पास आउट कर गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी में गए। अच्छा, फिर हम लोग ने सोचा हम यूनिवर्सिटी चले गए, बहुत से लोग नहीं गए, तो हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी तो हमने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई महफिल।
महफिल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिससे कि अवध जा सके, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज जा सके। अभी पतंग गिराना चाह रहे हैं आप? नहीं, सिर्फ ये था कि देखिए वहां पर यह है कि कोई फ्लर्ट वाली बात नहीं है, हाँ। सिर्फ ये कि उन सबकी कंपनी में वो उन जो इवेंट्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट करना, हाँ। और फिर ये कि एंजॉय करना। एंजॉय भाई इवेंट्स में तो और जगह भी पार्टिसिपेट करा जा सकता है नवाब साहब। नहीं, उसमें यह कि एंजॉय तो करते ही थे। अच्छा। भाई हम लोग जवान थे तो एंजॉय तो करते ही थे। जी जी। लेकिन एक तमीज के दायरे में, और ये चीज का हमेशा ध्यान रहता था कि हमारे माँ बाप की नजर जो है शर्मिंदा ना हो, और वो झुके ना, और वो लोग कभी शर्मिंदा ना हो। और ये भी होता था कि हम लोग चाहे जो कभी कोई जैसे इवेंट देर तक चला, अदरवाइज कोशिश ये होती है कि हम लोग कहीं भी गए, दोस्त अहबाब में गए हों, रात को 8 बजे से पहले हम लोग घर आ जाए। अच्छा। और डिनर पूरी फैमिली हम लोग सब लोग साथ में करें। ओके। तो ये हमेशा ध्यान रहता था कि लेट हम लोग कभी ना आए, रात को 8 बजे तक हर हाल में घर आ जाए। कोई मजबूरी है, और हमारे पेरेंट्स को भी इतना कॉन्फिडेंस था हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, कि वो अगर कोई हमारे खिलाफ अगर बाय द वे कोई शिकायत करे, अव्वल तो कभी किसी ने की नहीं, लेकिन अगर कोई करे तो वो यकीन नहीं करे। मतलब वो पूरा भरोसा था, इसलिए पूरी फ्रीडम भी उन्होंने दे रखी थी। उस फ्रीडम का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाया हमने जी। और हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनका सर जो है वो फख्र से उठे और झुके ना। वाह। अच्छा नवाब साहब, ये जैसे आपने अभी इतने सारे तरीके बताए जो पुराने टाइम पे यूज करे जाते थे मोहब्बत का इजहार करने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे यूनिक तरीके, आप अगर उन तरीकों को आप क्या आज की डेट में अगर किसी मेरी उम्र के किसी इंसान को ये चीज करनी है, तो क्या वो नवाबी तरीका बताएंगे उसे मोहब्बत के इजहार करने का? ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं, आज के दौर में तो ये सब इतने गैजेट्स आ गए हैं, है ना। लेकिन ये है कि मान लिए कि कोई महफिल है, हाँ, उस महफिल में अगर सब हैं, हाँ, तो अगर गाने का मौका मिल गया, हाँ, तो गाना भी गा देंगे। हाँ, जैसे इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ कि जब हम पहली बार कानपुर गए, वाइब्स, हाँ, जब हमें एंगेजमेंट जिस दिन हुई है हमारी, मतलब जब पहली बार जब वहाँ गए, तो हमारे मामू मरहूम, वो हमारे बहुत ही फेवरेट। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि भाई हमारा लड़का गाना बहुत अच्छा गाता है, ऐसे ही। अच्छा। सबने कहा भाई सुनाओ सुनाओ। तो अच्छा, हमने जो गाने गजल सुनाई, तो इत्तेफाक से वो कुछ इत्तेफाकन वो हमने ऐसी गाई कि वो बिल्कुल सटीक बैठ गई। तो वो मुलाहिजा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शायद तलत अजीज साहब की है। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। तो सबने भाई खिंचाई शुरू कर दी। चलिए तुम ये सोच के आए नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, इत्तेफाक से यही गजल याद आ गई और वही हमने सुना दी। वाह, मैं आपके में ये चीज देख पा रहा हूँ कि आप ऑन द स्पॉट बहुत सही चीज सोच लेते हैं। बस इत्तेफाक है। हाँ, ये तो आपने वहां बोला होगा ना कि हमने सोच के नहीं आए। हाँ, सच में सोच के गए थे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बस ये आती थी। हाँ, और वहां के ऊपर सोच के नहीं गए थे, वहां पर हमने कहा कि यही क्यों ना गा दें। अच्छा। मतलब वहां पे ये गजल याद आई। हाँ, तो हमने सोचा कि जैसे कहते नहीं है कि मौका भी है, मौका है महल दस्तूर भी है, तो क्यों ना हम यही गजल जो है गा दें। तो हमने मौके का फायदा उठाते हुए ये गजल गा दी। अच्छा, वाह। अच्छा, आज के टाइम पे अगर किसी इंसान को कोई नवाबी तरीका यूज करना है अपनी मैडम साहिबा को प्रपोज करने के लिए, तो क्या वो तरीका हो सकता है? आप जरा बताइए ऑन द स्पॉट सोच के कुछ। देखिए, औरतों को तोहफे बहुत पसंद आते हैं। या तो आप कोई उनके लिए बहुत अच्छा सा गाना, कोई गजल सुनाइए, हाँ, वो एंजॉय करेंगी, अप्रिशिएट करेंगी, एंजॉय करेंगी। या फिर कोई उनकी पसंदीदा कोई चीज़ हो, उसको आप गिफ्ट कर दिए। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कार्ड उनके लिए बर्थडे कार्ड डिज़ाइन किया था। हाँ। उसमें एक क्रिएटिविटी थी जो हमने अलमास मसूद को एक किया, हाँ, और अलमसूद किया, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो जो गिफ्ट्स हमने दी,
उससे ज़्यादा वैल्यूबल उनके लिए वो चीज़ लगी हाँ कि दो नामों को हमने एक कर दिया। हाँ हाँ। तो इस तरह की कुछ क्रिएटिविटी आप करें तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ। आपने कभी मतलब बचपन में पतंग इस चीज के लिए तो नहीं यूज करी, आप बचपन में कौवे-बाजी वगैरह तो करते होंगे नवाबी खानदान से आप? देखिए कुछ हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि और लोग पतंग वगैरह उड़ाते थे, हाँ हाँ। लेकिन हमने पतंगबाजी कभी नहीं की। अच्छा। कभी लोग उड़ा रहे हैं तो शौकिया हमने ले लिया, हाँ हाँ हाँ। हाथ में डोर हाँ। और उसको उड़ा लिया, लेकिन सीरियसली हमने कभी पतंगबाजी नहीं की। और हाँ, शौक जो था वो हमें क्रिकेट का था। अच्छा। हम क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, वाह। टेबल टेनिस खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। स्पोर्ट्स में हम काफ़ी थे। हाँ। अभी कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा थे। हाँ। और उसमें उसका ये था कि हम स्कूल्स में अपने कॉयर में थे, कॉलेज के कॉयर में थे, कॉल्विन तालुक दास कॉलेज। कॉल्विन तालुकदार से? हाँ, वहाँ से हमने अपनी पढ़ाई की है। 10th तक वहाँ पढ़े अपने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हाँ। और उसके बाद क्योंकि हमें कॉमर्स लेना थी, हाँ। तो इंटरमीडिएट और बीकॉम हमने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से किया। वहाँ उस ज़माने में कॉमर्स थी नहीं। हाँ। और बीकॉम करने के बाद फिर हमने एमकॉम वगैरह जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। तो ये सब है। तो ये चीज़ें जो है, तो उसमें थिएटर में दिलचस्पी हुई। हाँ। वहाँ पर प्लेस वगैरह कॉलेज में हम करते थे। अच्छा। तो थिएटर भी करना है, तो आज भी हम थिएटर करते हैं। हाँ। और एक्टिवली करते हैं। अब जैसे पहले हुआ था कि ऐसे ही करते थे, हाँ हाँ। अब बाकायदा थिएटर करते हैं और एक्ट तो करते ही करते हैं, हाँ। अब साथ में डायरेक्ट भी करते हैं। माशाल्लाह। तो एक्टिंग के साथ डायरेक्शन जो है वो भी है। तो और कुछ बड़े अच्छे अच्छे हमने प्लेस किए हैं। और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही हमने अच्छे कैरेक्टर्स, जैसे नवाब वाजिद अली शाह का जी बहुत बार हमने नवाब वाजिद अली शाह का कैरेक्टर किया है। हाँ। उसके बाद हमने डबल रोल, एक ही प्ले बेगम हज़रत महल, उसमें हमने नवाब वाजिद अली शाह का कैरेक्टर किया और जनरल जेम्स ऊट्रम। ओके, जेम्स ऊट्रम। डबल रोल किया और साथ ही साथ डायरेक्ट भी किया। अच्छा। हाँ। फिर हमने अमीर खुसरो का कैरेक्टर किया। अमीर खुसरो का कैरेक्टर किया, उसमें जिहाल मिस्की लाइव हमने स्टेज पर गाया विथ म्यूजिक। हाँ। फिर वो रक्स भी हमने किया। अच्छा। जो जो सूफी रक्स होता है, जी जी जी, वो रक्स किया। और इनका हमने कैरेक्टर किया, अमीर खुसरो का। हाँ। फिर हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का कैरेक्टर किया। हाँ। हमने लालजी टंडन साहब का कैरेक्टर किया। हमने साहिल लुधियानवी का कैरेक्टर किया। हमने महबूब खां का कैरेक्टर किया। हमने के.एल. सहगल साहब का कैरेक्टर किया। तो इस तरह के। फिर एक प्ले था एस.एन. लाल साहब का लिखा हुआ, वो मैं उर्दू हूँ। मैं उर्दू हूँ। मैं उर्दू हूँ। उसमें उर्दू जो है वो अपनी कहानी को बयां कर रही है। अच्छा। और उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, उसमें हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है, अरबी भी है, फ़ारसी भी है। ये सब अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। हमने उस प्ले में करीब 7-8 कैरेक्टर्स हमने किए। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि हमारा हर कैरेक्टर जो है उसमें डिफरेंट शेड्स में। अच्छा। और अलग अलग कैरेक्टर में हमने, किसी कैरेक्टर में हमने कॉमन गेटअप नहीं किया, कॉमन कॉस्ट्यूम नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा। हर कैरेक्टर में हमने अपना गेटअप चेंज रखा, अपनी कॉस्ट्यूम चेंज रखी। हमारे जो 7-8 कैरेक्टर्स थे, हमारी कॉस्ट्यूम जो थी वो विंग्स के ऊपर रहती थी। हमारे एक आदमी वहाँ पर, हम अपना पर्सनल एक आदमी हमारा रहता था। अच्छा। उस टीम के अलावा। समझ गया। और वो हमारी ड्रेसेस रखा रहता। मेकअप मैन जो था वो विंग्स पर रहता था। अच्छा, कॉस्ट्यूम्स और गेटअप हम जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होते, हम वो नहीं, तो हम वो अपने हिसाब से हम अपना गेटअप, अपनी कॉस्ट्यूम्स करते थे। तो एक कैरेक्टर ख़त्म होता था, वो 4-5 मिनट बीच में जो भी हमें मिलते थे उस बीच हम अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करते थे, अपना गेटअप चेंज करते थे। और उसके बाद जब हमारा नंबर आता था, रोल आता था, तो फिर हम एंट्री करते थे। अच्छा। तो इसी तरह से, तो बॉम्बे में हमारा प्ले था यही, मैं उर्दू हूँ, और वहाँ नेहरू सेंटर में। अच्छा। और चकबस साहब का एक ऐसा गज़ल थी जो कि लाइव म्यूज़िक वहाँ पर हम लोग के प्ले में थी। तो हमारे जो डायरेक्टर थे, तो उनसे हम लोग अब वहाँ पर, जहाँ पर टीम टिकी हुई थी, वहाँ से हम लोग नेहरू सेंटर जा रहे हैं दोपहर में। सोचिए कि शाम को प्ले है। और उसमें यह था कि चकबस की गज़ल जो है वो सिंगर्स जो है गा रहे हैं और स्टेज ब्लैंक बिल्कुल है। अच्छा। और बाकी में ये था कि जैसे जो भी कैरेक्टर करता थे
तो वो जैसे अमीर खुसरो हमने किया, हाँ। तो हमारी अमीर खुसरो के गेटअप में आए और हमने अमीर खुसरो की गज़ल जो थी ज़िहाल मिस्की वो हमने लाइव गाई विद हाँ, म्यूज़िक, अच्छा अच्छा। और रक्स किया, वो सब था। तो चकबत साहब वाला जो था वो ब्लैंक स्टेज था, तो हमने अपने डायरेक्टर साहब से कहा, हमने कहा कि ये तो बिल्कुल जैसे लगेगा कि कोई गाने का प्रोग्राम देख रहे हैं कि वहाँ पर कोने में बैठे हुए सिंगर्स जो हैं वो गज़ल गा रहे हैं और स्टेज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। हाँ। तो क्यों ना इसमें किसी आर्टिस्ट को आप जो हैं वो डाल दिए, और कोई आर्टिस्ट तो कर लें, अब लास्ट मोमेंट के ऊपर कौन करेगा? हाँ। क्योंकि ये अब किसी ने रिहर्सल ही नहीं की है। जी जी जी। तो हमने कहा लेकिन वो बहुत बुरा लगेगा, स्टेज खाली है, कल आप ही कर लिए। तो हमने कहा हम तो ऑलरेडी 6-7 कैरेक्टर्स कर रहे हैं, अब ये एक 8वां हो जाए। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, देखा कि टाइमिंग्स वो कैरेक्टर कहाँ पर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है आपके पास 10 मिनट हैं, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में बीच में 10 मिनट हैं, तो ये है कि बीच में ये आ जाएगा तो वो 5 मिनट का गैप आपको मिल जाएगा, गेटअप चेंज हो जाएगा। तो हमने कहा अब पूरी टीम में किसी को नहीं मालूम हम दोनों में क्या बातचीत हुई, ये हम लोग बस में खड़े हुए हैं, हैंडल पकड़े हुए, और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी जी। उन्होंने हमें कहा कि ऐसा कि अब आप इम्प्रोवाइज करिएगा अपने हिसाब से। अब ये स्टेज पे आर्टिस्ट की ये खूबी है कि आप किस तरह से आप उसको इम्प्रोवाइज करिए। तो अब जिस वक्त वहाँ पर वो गज़ल चकबस्त वाली शुरू हुई, हम एकदम से विंग से हम जो थे वो निकले और स्टेज के ऊपर आए। अच्छा, अब हमें बोल तो आते नहीं थे, रिहर्सल तो थी नहीं। तो अगर हम लिपसिंग करेंगे तो लिपसिंग ऑडियंस की तरह अगर हम देखेंगे तो वो लिपसिंग जो है वो गलत होगी। बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि अपना साइड प्रोफाइल लिया ऑडियंस की तरफ से। जब हमारी एंट्री हुई तो हमने अपना साइड प्रोफाइल लेके और वो हमने गज़ल गाना शुरू की। अब हम साइड प्रोफाइल दिए हुए हैं, जब रिपीट होती थी वो लाइन तब हम ऑडियंस की तरफ फेस करते थे, क्योंकि लाइन वो एक बार हो चुकी थी, वो हमें याद आ जाती थी। तो इस तरह से वो पूरी गज़ल होगी, और सब लोग जो थे वो देख रहे थे कि अरे ये कहाँ, ये तो रिहर्सल हुआ नहीं एक बार भी, और फिर इस तरह से वो हो भी गया। तो इस तरह से कभी कभी ये होता है कि ऑन द स्पॉट आपको इम्प्रोवाइजेशन करना होता है। ऐसे ही हम लोग कर रहे थे बहादुर शाह जफ़र, अच्छा कर रहे थे, तो उसमें भी एक अंग्रेज़ का कैरेक्टर था, और हमें ध्यान नहीं कौन सा था वो, तो खैर हॉटसन का था या किसका था। तो हमारे जो सबॉर्डिनेट थे, एक हमारे भाई साहब के दोस्त थे, उनके क्लासमेट थे लमाटनिया के, शन्ने भाई सकलैन नकवी साहब। अच्छा। तो उनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी, गोरे चिट्टे अंग्रेज़ कितना, और आवाज़ भी बड़ी पारदार थी। अच्छा। तो हमने कहा कि शन्ने भाई को जो है वो रोल कराते हैं। हाँ। तो खैर वो हमारे सबॉर्डिनेट हुए। हाँ। तो अब वहाँ के ऊपर हमारा जो लाइंस थी, जो हमारा जो था, और उसके बाद उनकी एंट्री थी, तो एक रैम्प टाइप का बना हुआ था, तो हमारे जो डायलॉग्स होते हैं वो डायलॉग्स हो गए। अब शन्ने भाई की एंट्री, अब वो वहाँ पर बैक स्टेज सबको, अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं कि अरे बस प्ले शुरू हो गया जल्दी, और मतलब वहाँ से उनको ढकेला गया किसी सूरत से। अब उनकी एंट्री जो थी वो लेट हो गई। एंट्री जब लेट हुई, अब यहाँ पर अगर हमारे डायलॉग्स जो थे वो पूरे ख़त्म हो गए। समझ गया। अब वहाँ पर पॉज अगर हो जाए तो प्ले जो है बिल्कुल बैठ जाए, रुक जाएगा। हाँ। अब हमने वहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन शुरू किया। अब वहाँ पर हमने एक फजूल का एक लाफ्टर अपने दिया, क्योंकि एक नेगेटिव कैरेक्टर तो था ही। हाँ। हमने एक लाफ्टर दिया, फिर कुछ हमने इधर उधर कुछ हमने डायलॉग्स बोले, अपने इम्प्रोवाइज ऑन द स्पॉट कर रहे हैं आप ये सारी चीजें। हाँ, हमने अब जो भी उनका नाम था हमने कहा आई डोंट नो वेयर ही इज, और ये वो सब करते हुए हम ऐसे डायलॉग अपने आप इम्प्रोवाइज करते खैर फिर उनकी एंट्री हुई। हड़बड़ाहट में उनकी कैप जो थी वो भी गिरी। फिर हमने एक डांट लगाई उनको, हमने कहा व्हाई आर यू सो लेट, और फिर भाई फिर जब वो आए तो उनको डांट वाट के फिर हमने अपने जो डायलॉग्स थे तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है, और इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत होती है कि आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर लें। हाँ। तो ये इस तरह से कभी कभी हो जाता है, और उसमें मज़ा भी आता है, और बड़ी सब चीज़ें चैलेंजिंग भी होती हैं। जी, आज के टाइम पे जो आर्टिस्ट या जो थिएटर में उतरना चाह रहे हैं, आपकी उन लोगों के लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स होंगी? जैसे आप तो माशाल्लाह ऑन द स्पॉट कर ले रहे हैं चीज़ें, बहुत से लोग शायद ये ना कर पाए, आपकी इन लोगों के लिए टिप्स क्या होंगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग जब करते थे अपने स्टूडेंट लाइफ से, हम लोग पैसे की तरफ नहीं भागते थे। अच्छा। हम लोग शौक अपना पूरा करते थे। जी। देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं शौक से होती हैं। हाँ। आप अगर इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलेंगे कि जब तक आप में शौक नहीं होगा, आप में इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उसको बेस्ट नहीं दे सकते। जी सर। है ना, आप बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकते। आप वही है ना कि आपको हंटर
दे के जो पढ़ाया जाए और ख़ुद अगर आप में हो तो आप उसको, तो वही चीज़ है। तो हम लोग पैसे की तरफ कभी नहीं भागते थे और हम लोग को इंटरेस्ट था, शौक़ था और एक क्रिएटिविटी वाली बात थी। तो वो हम लोग शौक़ से करते थे। हम लोग ने इतने बड़े बड़े लखनऊ महोत्सव और इस तरह के मुलाकात फेस्टिवल, हम लोग का महफिल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हम लोग फेस्टिवल कराते थे, उसका नाम था मुलाकात। अच्छा। मतलब सब लोग आ रहे हैं मुलाकात कर, तो फेस्टिवल का नाम मुलाकात। और इसी तरह से शम्माए मुलाकात, परवाने मुलाकात, मतलब मिस्टर और मिस जो होता था कंपटीशन, उसमें शम्माए मुलाकात वो मिस हो गई, परवाने मुलाकात मतलब परवाना शम्मा के ऊपर जाता है तो वो मिस्टर हो गए। इस तरह से वो सब करते थे। तो वहीं लखनऊ महोत्सव में वहीं ऑन द स्पॉट हम लोग स्पॉन्सर्स ढूंढते थे, सब वहीं से पूरा सारे जो सोर्सेज होते थे पैसे के, उसके खर्चे होते हम लोग वहीं से निकालते थे। अच्छा। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट होते थे, लखनऊ महोत्सव समिति हम लोगों को शुरू में तो देती ही नहीं थी कुछ नहीं, हम लोग सारे अखराजात खुद करते थे। फिर मालूम हुआ कि अच्छा यहाँ पैसा भी मिलता है। तो हम लोग ने जब कहा सुना, बड़ी मुश्किल से 15,000 रुपये हम लोगों को मिलना शुरू हुए। खैर बहरहाल हम लोग जैसे तैसे अपनी सवेनियर निकालते थे और सब करते थे। तो जो भी आर्टिस्ट है, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या जिनको शौक़ है, तो पैसे की तरफ ना भागें, जो अपना टैलेंट है उसमें निखार लाएं, बेस्ट रिजल्ट दें। हमारा तो ये सोचना है कि जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो सिर्फ हम अपने बारे में ना सोचें, हम पूरे प्ले के बारे में सोचें, उसके बेटरमेंट के बारे में सोचें। अगर किसी में कमी आ रही है तो उसको भी दुरुस्त कराएं अलग से कह के, या कहीं के ऊपर सजेशन अगर देना है तो डायरेक्टर को, ये नहीं आपने सबके सामने दे दिया वो बदतमीजी है जी। हमेशा एक तरीक़े के साथ आपने अलग ले जाके कि अगर इसको ऐसे से ऐसे कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब होगा। और अगर वो बेहतर समझता है तो फिर फाइनल तो टेक उसी का होता है, डायरेक्टर का जी। तो ये चीज़ें हैं। तो पैसे की तरफ ना भागें और अपने बेस्ट रिजल्ट दें, और जब आप अच्छा करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली पैसा जो है वो आपकी तरफ खुद भागेगा जी। तो जैसे आजकल फिल्म में जो है, जैसे एक आध अक्सर ये हुआ कि उन लोगों ने एक आध हमारे साथ प्ले किया कि अगले प्ले में जब हमने कॉल किया पैसे कितने मिलेंगे, हमने कहा तुम्हारे लिए रोल ही नहीं है। अरे क्या मतलब? दफा हो जाइए। हमने कहा पहले था लेकिन अब नहीं है, दफा हो जाइए। हमने कहा पैसे, ये क्यों पूछा कि पैसे कितने हैं? वो तो जो मिलना है वो मिलेंगे, जो जायज़ होंगे वो मिलेंगे, जो दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि हमें पैसे कितने मिलेंगे तो आपके लिए कोई रोल नहीं है। अगर आप में इंटरेस्ट है, शौक़ है, आप दिल से करना चाहते हैं तो आइए शौक़ से करिए, और जो रेम्यूनरेशन आपको मिले या जो भी आपको मिले वो आप उसको एक तोहफे के तौर पर जो है वो आप ले लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि हम सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं कि हमें पैसा मिले, तो ये नहीं करना चाहिए। क्रिएटिविटी भी नहीं, क्रिएटिविटी जो है उसमें फिर वो होती नहीं। तो इसलिए कंसंट्रेट करें और दिल लगा के काम करें और पैसा अपने आप आएगा। अच्छा, बड़ों की इज्जत करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जो बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं बड़ों की इज्जत पर, ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके स्टार्टिंग के जो अपब्रिंगिंग है उससे ये चीज़ इनकलकेट हुई आपके अंदर, और सभी के अंदर होती है, ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर होती है। आप मुझे एक अपने किसी बचपन के दिन में ले चलिए। जैसे आप मान लीजिए आप अभी 8-10 साल के हैं और आपका 8-10 साल के वो बच्चे का दिन कैसा रहता था? देखिए, शुरू से बचपने से हम बहुत छोटे थे। हाँ। तो मेरे ख्याल से होंगे ऐसे ही 5-6 साल के होंगे, बहुत छोटे। तो हम लोग के घर में सब चीज़ें रहती हैं जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं, और क्योंकि हमारे फादर जो थे वो इन चीज़ों में डील भी करते थे जी जी, और ज्वेलरी में, इन सब चीज़ों में, तो हम काफ़ी छूते छाते थे सब। जैसे होता नहीं कि इंटरेस्ट तो था ही चीज़ें देखने का, ये छू रहे सब कर रहे हैं। तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि देखो ये चीज़ें जो तुम छूते हो ये नाजुक होती हैं, और ये अगर टूट गई तो इससे नुकसान भी हो सकता है जी जी, और अगर हम इसको बेचेंगे तो इससे आमदनी होगी। जब इससे आमदनी होगी तो तुम्हारी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी जी। लगा अच्छा। तो हमारे वालिद बताते थे कि उसके बाद से हमने कभी भी इस तरह से छूना छाना वो नहीं किया। और बचपने में ये होता था कि हम लोगों की एक तरह से जॉइंट फैमिली हुआ करती। हम लोग माशाल्लाह 7 भाई बहन थे जी। तो सब में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, और सब लोग, अब क्योंकि हम सबसे छोटे थे तो सबके दुलारे भी थे। तो ये होता था कि खाना वाना तो हम खाते नहीं थे। अच्छा। और चटोरपना जैसे कहते हैं तो वो चीज़ें होती थी। अच्छा, चटोरपना मतलब मतलब ये कि इधर उधर की, जैसे कि मेवा खा लिया, अच्छा, या फल खा लिए, या इस तरह की चीज़ें होती थी। तो हमारी वालिदा कहती थी कि ये क्या है, खाना भी खाओ। बिल्कुल।
तो हमारे वालिद, अच्छा उसमें ये है कि जितना दिल चाहता, हमारे वालिद साहब का ये था कि टोकिए नहीं, टोकिए नहीं, जितना उसको जो मतलब दिल भर के खाए, साहबजादे जो कर रहे करें। हाँ, वो जो दिल भर के खाए, ये ना हो कि कहीं जाए तो वो का दिल चाहे कि हमें ये खाने का दिल चाह रहा है, जैसे अक्सर होता है बच्चों का। जी जी जी। तो नियत सेर होना चाहिए बच्चे हाँ। की, तो इसलिए किसी भी खाने पीने में इन सब चीज़ों में टोकना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल नियत सेर होती थी, और एक से गज़ा जो थी वो खाते भी थे, और हमारे वालिद साहब को खाने का भी शौक़ था, खिलाने का भी शौक़ था जी। तो हर चीज़ इफ़रात माशाल्लाह होती थी और भरी रहती थी। अगर मेवे हैं तो पता चला कि वो डिब्बों में भरे हुए हैं। और हम लोग स्कूल जाते थे तो अब जाड़े हैं तो जाड़ों में जेबों में मेवे भरे हुए होते। और क्लास 3 से हम समझ लिए कि आई वॉज द यंगेस्ट अपने स्कूल में जो कि साइकिल से जाते थे। अच्छा। अपनी जिद करके करी हम साइकिल से जाएंगे। साइकिलिंग का बहुत शौक था। हाँ? तो हम क्लास 3 से हम सबसे अपने स्कूल में सबसे छोटे थे, और स्पेशल परमिशन लेके, क्योंकि क्लास 5th से जो था जूनियर स्कूल में परमिशन थी साइकिल की, हाँ? कि 5th से आप क्लास में आ सकते। तो हम क्लास 3 से जाते थे और जेबों में मेवे भरे में अपने खाते हुए चले जा रहे। तो यही सब अपने शौक हुआ करते थे। और क्रिकेट वगैरह का शौक था तो हम लोग के अपने अच्छा खासा कंपाउंड था, कैंपस था, तो इसमें अपने क्रिकेट हो रही है। फिर पापा भी हमारे होते थे, जब वो आते थे तो अपने उन्होंने गाड़ी खड़ी की, हम लोग के साथ वो खेल रहे हैं। तो मतलब बहुत ही पापा स्पोर्ट्समैन टाइप के थे। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो समझिए लॉन टेनिस के कैप्टन भी थे। ओके। शीश महल क्रिकेट क्लब जो हम लोग का फैमिली क्लब था, अच्छा। उसके पापा जो थे वो पहले कैप्टन थे। ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। फिर शीश महल क्रिकेट टूर्नामेंट जो होता था उसकी भी हिस्ट्री है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है कि मोर देन 50 ईयर्स इन बगैर रुकावट के अनइंटरप्टेड ये टूर्नामेंट जो है वो चला। अच्छा। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है शीश महल। और ये अकेला समर क्रिकेट टूर्नामेंट होता था उस ज़माने में। और हम लोग गर्मी की छुट्टियों में अपने जाते थे और जाके मैचेस देखते हैं। और सब एक से एक बड़े बड़े जो टेस्ट स्टार्स जो हुए हैं इस टूर्नामेंट से हो गए, क्योंकि उसी के बाद टीम इंग्लैंड वगैरह इधर उधर जाती थी। तो जो शीश महल क्रिकेट टूर्नामेंट अटेंड करता था और वहाँ उसके बाद फिर उसमें से सिलेक्शन होते थे लोगों के यहाँ की परफॉर्मेंस की बेसिस पर। तो वो हम लोग की एक फैमिली जो होती थी, वहाँ गैदरिंग होती थी। सब लोग, हम लोग भाई बहन सब लोग हैं और कज़न्स हैं, सब इकट्ठा होते थे। जो बाहर होते थे कज़न्स, वो लोग गर्मी की छुट्टियों में आते थे। फिर वो लोग साथ में, हम लोग सब लोग जाते थे पापा के साथ, कार पर चले जा रहे हैं। और वहाँ पर गर्मी में फालसे होते थे और फिर सब खीरे और ये सब वहाँ खाया जा रहा है। मतलब पिकनिक मनती थी और बहुत एंजॉय करते थे लाइफ को। और इसी तरह से जब सब कज़न्स होते थे सब इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोग खेल रहे हैं, सब तरह तरह के खेल, आउटडोर गेम्स हो रहे हैं। और बहुत फिर इंडोर गेम्स भी होते थे, जैसे कैरम होता था। फिर कुछ ऐसे गेम जो आजकल होते नहीं, जैसे पच्चीसी। पच्चीसी एक खेल है जो लूडो टाइप का ही होता है, लेकिन उसकी वो एक अलग तरह का उसका वो जो होती है वो उसका जो बोर्ड होता है वो एक अलग तरह का हमारे पास है। और उसमें कौड़ियों से वो खेल होता है। फिर गोटे होती हैं लकड़ी की, उससे फिर वो चला जाता है। जैसे लूडो में नहीं होता कि वो गोल गोल सी वो गोटे होती हैं, इसमें लकड़ी की होती हैं, जैसे अंडे का हाफ शेप उस तरह की होती हैं, कलर्ड। तो ये सब इस तरह के इंडोर गेम्स वगैरह होते थे। फिर शेर व शायरी होती थी। फिर गर्मियों में ये भी होता था कि दोपहर के वक्त हम लोग सब छोटे छोटे थे, सब बच्चों को, जैसे हमने बताया नहीं कि हमारे वालिद साहब के कमरे में वहाँ पर गर्मियों में खस की टट्टियाँ लगी हुई हैं। अब नौकर जो है उसमें पानी का छिड़काव कर रहे हैं, खस की टट्टियाँ जो हैं उसकी खुशबुएँ आ रही हैं, सब बच्चों को वहाँ लिटाया जाता था। फिर एक साहब थे, उनका नाम था जाफ़र साहब। अच्छा। तो वो जैसे दास्तान गोई होती है वैसे ही दास्तान गो होते थे, वैसे किस्सा गो भी होते थे। अच्छा। हाँ, तो वो अपने स्टोरी टेलर्स जिसे कहते हैं, समझ गया मैं। हाँ। तो वो किस्सा सुनाते थे। अब पता चला कि अब गर्मी की छुट्टियां हुई, सब लोग कज़न सब लोग इकट्ठा हुए, अब सब लोग वहाँ पर किस्सा वो जो है वो मतलब शुरू हुआ। हाँ। अब उन्होंने कहानी कोई शुरू की। हाँ। अब सेशन जो होता था दोपहर में खाने वाने के बाद 2 बजे के बाद से शाम के 5 बजे तक होता था, कि उसके 3 घंटे। हाँ? और जिसका दिल चाहे सोए, जिसका दिल चाहे कहानियाँ सुने। 3 घंटे वो जाफर साहब किससे सुनाते थे? किससे, उसमें बीच बीच में ब्रेक्स भी होते थे। फिर किसी का दिल चाहा कुछ अपने कोई जूस वूस पी लिया है, कुछ इस तरह का हुआ जी। तो ये ऐसे मतलब 2-3 घंटे का सिलसिला ये रहता था। 5 बजे फिर वो शाम की चाय शरबत ये सब का सिलसिला होता था। तो वो जहाँ पर कहानी ख़त्म होती थी, फिर अगले दिन का सेशन जो होता था वो जहाँ पर ख़त्म होती थी वहाँ से वो कहानी शुरू होती थी।
अच्छा। और ये कई कई दिन, कई कई हफ्ते हो जाते थे, पहला महीना हो गया, हाँ, तो हाँ। कहानी जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। अच्छा। और वो एक में लड़ वो होते हुए पूरी हाँ। कहानी होती। तो इस तरह से ये भी एक दोपहर के वक्त हम अच्छा। लोग का एंजॉयमेंट का एक वक्त होता था। हाँ। और फिर बाकी फिर सब अपने दोस्त और अहबाब भी कभी कभी आ जाते थे, तो सबने खेलना कूदना ये सब हुआ करता था। अच्छा, मतलब जो एक कहानी शुरू हुई वो कई कई दिन, कई कई महीनों चली। हाँ। वाह। अच्छा, ये इससे मुझे एक चीज़ ये याद आती है बादशाह वाजिद अली शाह की। जो बादशाह वाजिद अली शाह, लोग कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली जीनियस थे, जो कि थे। और उनकी क्रिएटिव जीनियस की ये मिसाल मिलती है कि मैडम जोन्स की इसी किताब में, द लास्ट किंग ऑफ जी। इंडिया, जी। इसमें उनकी एक ये मिसाल मिलती है बादशाह वाजिद अली शाह की, कि बादशाह वाजिद अली शाह सिर्फ और सिर्फ जो प्लेस ऑर्गेनाइज कराते थे वो किसी एक बिल्डिंग में कन्फाइन करके नहीं रहते थे, बल्कि उनके कुछ प्लेस तो ऐसे थे जो पूरे शहर में मूव करते थे। जी। जैसे एक जहाँ के आप है दौलत खाने के, जी। एक उनके प्ले में ही दौलत खाना परिस्तान बना था। हाँ। जी। तो उनका जो होता था कि उसमें जैसे सब्ज परी, हाँ। नीलम परी और इस तरह की इंद्र सभा वो करते थे। जी जी जी। इंद्र सभा जो होती थी, इंद्र सभा वो कई जगह पर होती थी और मौक़ों पर होती थी, अलग अलग मौक़ों पर। कोई मान लिया कोई इस तरह की तकरीब हुई, हाँ। वो कोई त्यौहार हुआ हाँ। उसमें, तो इंद्र सभा में हम्म। ये होते थे। और बाकी वो उनकी परियां होती थी, और फिर वो मुख्तलिफ अपने डांसेस हो रहे हैं, वो सब हो रहा है, तो ये एक अलग ही माहौल होता था। जी। जैसे कि अंग्रेज़ों ने नवाब वाजिद अली शाह को कहा कि ही इज़ अ डिबॉच, वो ही इज़ ऑलवेज इन डांस एंड म्यूज़िक और ये सब इस तरह का, क्योंकि उन लोगों के पास इनको माजूल करने के लिए, इनको डिथ्रोन करने के लिए कोई पॉइंट नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। हाँ, सही बात। ये जो थे इतने लिटरेरी पर्सन थे नवाब वाजिद अली शाह के 105 किताबें इन्होंने खुद लिखी। जी जी, 105। हाँ। और जिस वक्त वो शाम को मशी पर जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, हाँ। तो जिस फिनस पर वो बैठे होते थे, हाँ। तो दो राइटर्स उनके बाएं और दाहिनी तरफ बैठे होते थे, लेफ्ट साइड और राइट साइड बैठे होते थे। और एक साइड जो था वो प्रोज में वो कुछ बोलते थे, और एक साइड पोएट्री में। तो पता चला कि उन्होंने किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने प्रोज में एक कोई स्टैंजा जो है वो लिखवाया। फिर वो एक स्टैंजा ख़त्म हुआ कि इधर लेफ्ट साइड पलटे, इधर जो पोएट्री है, हाँ। एक कपलेट जो है, हाँ। इधर उन्होंने एक अशार जो है गज़ल का जी, एक जी, बंद जी। जो है वो उन्होंने कहा। वाह। फिर इधर घूमे जहाँ पर उन्होंने वो अपनी कहानी या जो भी हम वो बोले, हाँ। वहाँ पर ख़त्म किया था, उसके आगे वो बढ़े। वाह। फिर एक पैराग्राफ उन्होंने वहाँ पर वो किया। अच्छा। उसके बाद फिर इधर हाँ, यहाँ हाँ। पर एक कपलेट उन्होंने। तो हाँ। इस तरह से सोचिए कि कितने इंटेलिजेंट थे, कितने बिल्कुल। ज़हीन थे, जी जी। और प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका, हाँ। कि इधर उधर कितना डाइवर्ट हाँ। माइंड हो जाए। जी जी। और वो अपने बिल्कुल उसी हिसाब से चलते थे। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। जी। और जो उनके अवाम थी, हम्म। जो उनकी रियाया थी, वो उनसे ज़्यादा इतना ज़्यादा खुश थी हम्म। कि वो कहते थे कि ये हम सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, हिंदुओं के भी बादशाह हैं। बिल्कुल। ये दोनों कौमें हमारी दोनों आंखें आंखें हैं। हैं। और ये दुपल्ली टोपी जो उन्होंने ईजाद की है, जी जी जी। वो ये फरमाते थे कि ये जो दो पल्ले हैं, जैसे अगर आप किसी को बहुत इज्जत दिए तो कहते नहीं कि सर आँखों पर बिठाया, हाँ हाँ हाँ। तो टोपी जाहिर सी बात है सर पर पहनी सर, जाती है। हाँ। तो कह लीजिए कि दुपल्ली टोपी जो उन्होंने डिज़ाइन की, जो उन्होंने ईजाद की, तो हाँ। उसमें दो पल्ले हैं। उन्होंने हाँ। कहा एक पल्ला हिंदू है और एक पल्ला मुसलमान है। वाह। दोनों को उन्होंने अपने सर का ताज बनाया। माशाल्लाह। तो ये चीज़ थी, ये उनका वो था। और फिर जिस वक्त अंग्रेज़ों ने साजिश रची और उनके ख़िलाफ़ उनको बदनाम करने की कोशिश की, जी जी। तो उन्होंने कहा कि हम जो है गवर्नर जनरल से जाके कैलकाटा में हम अपनी बात रखेंगे, उनसे बात करेंगे। अगर वो कन्विंस नहीं होता तो हम जाएंगे इंग्लैंड और जाके क्वीन विक्टोरिया से हम बातचीत करेंगे। जी जी। तो वो यहाँ से लखनऊ से कानपुर से वाया कानपुर, मतलब कानपुर से उन्होंने उसके गंगा के सारे स्टीमर के ऊपर उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। और वो बनारस में, राजा बनारस के काशी नरेश के वो 15 दिन मेहमान रहे। जी जी। और वहाँ मेहमान रहने के बाद वहाँ रहकर उन्होंने गंगा आरती की शुरुआत की जी। और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसमें जो शहनाई का ट्रेडिशन है वो नवाब वाजिद अली शाह की देन है। बताइए। तो ये इनका सेकुलरिज्म जो है ये शो करता है जी। और ये शो करता है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद नहीं किया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से वो यहाँ से तशरीफ ले गए थे। हाँ। और फिर जब वो वहाँ गए तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नर जनरल था वो कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उनकी साजिश ही थी। बिल्कुल। तो
लेकिन यहाँ से जाने में वो उनको एलर्जी हो गई, उनकी पूरी बॉडी में लाल लाल सब रेड रैशेस हो गए। तो उनके जो उस ज़माने में हकीम थे या डॉक्टर्स आप कह सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में हकीम जो थे, हकीमों ने उनको मशवरा दिया कि आप जो है सफ़र ना करें, आप वॉयज ना करें इंग्लैंड के लिए। तो फिर वो तशरीफ़ नहीं ले गए। फिर उनकी वालिदा मलका किश्वर और हाशमा सिकंदर उनके जो भाई थे, ये लोग तशरीफ़ ले गए। फिर ये हुआ कि इस बीच बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 में जंग का ऐलान कर दिया। एक लेडी होकर हाथी पर, एक पर्दा नशीं औरत हाथी पर सवार होकर और तलवार, नंगी तलवार लेके उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का बिगुल बजाया। आयरन लेडी ऑफ लखनऊ, तो समझ ली अवध। तो वो फिर तो वहाँ पर क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि अब तो नाउ द बैटल इज़ ऑन, वी हैव टू क्विट द डायलॉग। और हम तो ये कहेंगे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जंग की शुरुआत है वो एक तरह से नवाब वाजिद अली शाह ने की, क्योंकि अगर वो ट्रीटी साइन कर देते तब तो हाँ, तो फिर वो बादशाह रहते एकदम, और जैसा वो अंग्रेज चाहते वैसा वो हुक्म देते अपनी रियाया के ऊपर। तो उन्होंने ट्रीटी ना साइन करना ही जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो एक तरह से जंग का बिगुल जो था वो तभी बज गया 4 फरवरी के दिन। हाँ, नवाब वाजिद अली शाह ने ही जो था वो जंग का बिगुल बजा दिया। तो हम तो ये कहें कि शुरुआत जो है वो आज़ादी की नवाब वाजिद अली शाह ने की। ज़रा सोचिए कि 4 फरवरी 1856 को जब उन्हें ये बात जेम्स ऊट्रम ने आके बोली होगी कि अब हमें आपसे तख्त चाहिए, तो क्या गुजरी होगी। और आपके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, आप सोचिए आपको क्या करना है। और छठे दिन जब नवाब आसिफउद्दौला अपने बड़े से महल में, महलसरा में, बड़े से आलीशान से कमरे में बैठे होंगे और जब उस दिन का सूरज अस्त हो रहा होगा, तब उन्हें ये कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि 7वीं तारीख का जो सूरज उठेगा वो अंग्रेजों का होगा, नवाबी ने अवध का नहीं। सोचिए क्या मंजर होगा उस वक्त, उनकी दिमागी कैफियत, जिस्मानी कैफियत। और उन्होंने इसी पर एक शेर कहा है कि दरो दीवार को हसरत से नज़र करते हैं, दरो दीवार को हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। और ये कह के फिर वो तशरीफ़ ले गए। और फिर उनका जो बहुत मशहूर है बाबुल मोरा नैया छूटो जाए, हाँ प्लीज़, तो वो उन्होंने जो कहा तो उसको हम आपको मुलाहिज़ा हो। बाबुल मोरा नैहर छूटो हे जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो हे जाए, मैं चली पिया के देश, मैं चली पिया के देश, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। तो ये उन्होंने जो कहा, तो उन्होंने अपने को एक दुल्हन बताया कि वो दुल्हन है और वो अपने बाबुल का, अपने बाप का घर छोड़ के जा रहे हैं और अपने पिया के घर जा रहे हैं जी। तो मतलब ये उनका एक दर्द था जो उन्होंने अपनी इस नज़्म में जो है वो बयां किया जी। तो इसको काफ़ी बहुत मशहूर सिंगर्स ने इसको गाया है और बहुत ही मारूफ भी हुआ जी, मारूफ भी हुआ। अच्छा नवाब साहब, आपके यहाँ इतने सारे एंटीक आइटम्स हैं जी, और हमने सुना है कि आप एंटीक आइटम्स को रेंट आउट भी करते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये जो रेंटिंग आउट का बिजनेस था ये आपका जो कॉमर्स एक्यूमेंट था उससे निकल के आया। तो ज़रा मैं ये इसके बारे में बताइए ज़रा। देखिए ऐसा है कि पहले लखनऊ में शूटिंग्स बहुत कम हुआ करती थी। हाँ, गाहे बगाहे शूटिंग्स अपने हुआ करती थी जी। तो हमारे वालिद साहब जैसे जो लोग आते थे और किसी न किसी ज़रिए से आते थे, जैसे आप हैं, हमारी मुलाकात है और इनको है तो आप ये जो हैं आपके साथ आ गए कि भाई नवाब साहब
ये फिल्म शूट कर रहे हैं, तो ये इनको कुछ सामान चाहिए, ये पसंद कर लें, जैसा ये उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। जी जी। तो हमारे वालिद साहब उनको दे दिया करते थे। वो सामान जाता था, वो इस्तेमाल करते थे, वापस दे दिया तो थैंक यू कह दिया, वरना कभी कभी ये होता था कि वो टूट फूट जाता था, डैमेज हो जाता था, वो खो जाता था, सॉरी कह दिया, पापा चुप, कुछ नहीं कहते थे। ये अक्सर होता था। ऐसे ही मुजफ्फ़र भाई की उम्र-ओ-जान, उसमें भी बहुत ज़्यादा सामान दिया। वो तो खैर उनसे बिल्कुल ही एक तरह से बहुत ही फैमिली टर्म्स थे। उनके वालिद साहब मुजफ्फ़र भाई के और हमारे वालिद साहब लोग काफ़ी अच्छे दोस्तों में से थे। तो वो ले आए थे मुजफ्फ़र भाई को कि भैया तुम्हारा भतीजा है, फिल्म बना रहा है, अब तुम जानो ये जाने। खैर वो पापा ने जो हेल्प करना थी वो की। खैर वो सब हुआ। उसके बाद एक दिन हमने अपने वालिद साहब से कहा कि पापा ये लोग जो हैं आपका सामान इस्तेमाल करते हैं और उस सामान से वो कमाते हैं। बिल्कुल। तो फ़ायदा उनको होता है। अच्छा, अगर उन्हें वापस कर दिया, शुक्रिया अदा कर दिया, थैंक यू कह दिया, वरना वो माजरत कर देते थे कि अगर कोई चीज़ खो गई, कोई चीज़ टूट फूट गई तो उन्होंने माजरत कर दी और आपका उल्टा नुकसान हो गया। आपको इससे क्या मिलता है? कहने कुछ नहीं। हमने कहा तो ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग इसको रेंट आउट करें, इसको किराए पर दें। हम क्योंकि कॉमर्स में हम बीकॉम कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वो एक हमारा वो मिजाज तो वो था ही बिजनेस वाला। हमने कहा क्यों ना हम लोग जो हैं इसको किराए पर दें। तो पापा जाहिर सी बात है, उनका अपना एक स्टेटस और वो कह मैं तो कह भी नहीं सकता हूँ, मुझे कहते हुए भी शर्म आई कि मैं नहीं कहूँगा। तो हमने कहा अच्छा ऐसा है कि अगर अब कोई आएगा तो फिर मैं कहूँगा, हम कहेंगे आप जो है फिर कुछ ना कहिएगा। तो कहने कि नहीं ठीक है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने कहा ठीक है। तो खैर एक यहाँ पर एक फिल्म बन रही थी खून बहा गंगा में। अच्छा। आरोही बिल्डर्स जो थे ये लोग बना रहे थे। तो उसमें भी एक शर्मा जी थे, वो हमारे भाई साहब और हमारे मामूब्बा इन लोगों के दोस्त थे। सॉफ्ट बॉल वगैरह ये लोग साथ में खेलते थे और वो विमेंस सॉफ्ट बॉल टीम और इसके सॉफ्ट बॉल इन सब के वो सेक्रेटरी वगैरह भी थे। जी जी। तो वो जो थे वहाँ आरोही बिल्डर्स में नौकरी करते थे। तो वो लेके आए पूरी टीम को। जी जी। जो रेकी के लिए, उसके प्रॉप्स की रेकी के लिए वो टीम आई। अच्छा। तो जब वो लोग आए तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि हम सामान जो है हम लोग किराए पर देते हैं। अच्छा, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स थे, बॉम्बे से आए थे, उन्हें क्या मालूम था कि फ्री में भी मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो हमने कहा हमारी कुछ शर्तें हैं। तो हमने फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो थे उस वक्त दिमाग में जो आता है कि वो हमने नोट किए ऑन द स्पॉट। वो सब हमें वो जो दिमाग में आता गया वो हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिखे और फिर उन्होंने सेलेक्ट किया और हमने कहा कि भाई ये इस तरह से ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पर अगर आपको सूट करे तो आप ले लिए सामान, वरना फिर हम देख के खुश हो रहे हैं सामान। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है। तो खैर वो टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो राज़ी हो गए। फिर जब अच्छा हमने ये चीज़ अपने वालिद साहब से कही कि आप ये देखिए कि जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम उससे 4 चीज़ें और ख़रीदेंगे, उसको मेंटेन करेंगे और हम उसको चीज़ें बढ़ाएंगे जी। और वरना वो चीज़ें टूटती जाएंगी, ख़राब होती जाएंगी तो कमी होती जाएंगी। बिल्कुल। इस बहाने जो पैसा जब आएगा तो हम उस पैसे से चीज़ों को, जो 4 चीज़ें उसकी 8 चीज़ें होंगी, फिर 12 चीज़ें होंगी, इस तरह से बढ़ाते रहेंगे। जी जी जी। फिर जब वो रेंट आया तो पापा उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, जब वो चले गए तो बहुत खुश हुए, कहने अरे तुमने तो कमाल कर दिया, वाह कमाल कर दिया तुमने। कि हमारी वालिदा से और सबसे कहा कि देखिए आज तो मसूद ने कमाल कर दिया कि ये हुआ, मतलब आमदनी होगी। तो हमने कहा अब देखिए इससे ये है कि एक आमदनी का ज़रिया भी हो गया और चीज़ जो है वो मेंटेन भी होती है। अब जो लोग हमसे पैसे से चीज़ ले जाएंगे तो उसकी केयर भी उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर खो गई या टूट गई तो उसका मुआवजा उनको देना है और रेंट तो देना ही देना है। जी जी। तो उसकी हिफाजत करेंगे इसलिए। या फिर एक बार ये हुआ कि एक बहुत ही एक कीमती चीज़ थी, एक बुक थी, और उस ज़माने में ये लेट 80s की बात है, उस ज़माने में वो कलमी किताब थी और वो 50,000 की थी। उस ज़माने में वो कॉस्ट करती थी 50,000 जी, उस ज़माने में 80s की बात बता रहे हैं। और वो इस्तेमाल करने के लिए वो ले गए थे किसी फिल्म में। हाँ। अच्छा, जब सामान आया तो वो जो था वो किताब गायब। तो फिर ये हुआ कि अरे, तो खैर तो एक आर्ट डायरेक्टर जो थे उनसे एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हम लोग ने ये किया, उन्होंने भी कहा कि देखिए मिल तो जाना चाहिए, इसमें ये गायब की है हमारी यूनिट में से ही किसी ने। तो उस ज़माने में जो बॉम्बे से टीम आती थी
तो हवाई जहाज़ वगैरह तो उससे आती नहीं थी, वो ट्रेन से ही सब आते थे। जी जी जी। तो हम लोग ने ये तय पाया कि हम लोग स्टेशन के ऊपर जाएंगे जब सब लोग इकट्ठा होंगे, हाँ। और ऑन द स्पॉट हम लोग चेकिंग करेंगे। अरे गजब। तो जो 8 टीम थी उसमें से जब वहाँ पे सब वो लोग तो इत्मीनान में हो गए, जिस साहब ने वो किया था, हरकत की थी, गायब की थी, उन्होंने अपने सामान में रख ली थी, अपने बैग में। हाँ उसके बाद हम लोग ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम लोगों की एक चीज़ गायब हुई है, तो हम चेकिंग करेंगे। तो खैर साहब वहाँ पर अब मरता क्या ना करता, उनको मजबूरन जो थी वो खुलवानी पड़ी। हाँ। अब जब खोला तो उसमें वो किताब निकल आई। तो इस तरह से भी कभी कभी करना पड़ता है। तो वो चीज़ मिली, किताब मिल गई, किताब मिल गई, पानी हो गए होंगे वो। हाँ, शर्मिंदा हो गया बिल्कुल। तो इस तरह से ये फिर सिलसिला शुरू हुआ। तो अब ये है कि लखनऊ में शूटिंग्स वगैरह होती हैं, तो हम लोग जो हैं प्रॉप्स वगैरह जो है वो शूटिंग में देते हैं, तो इससे उनका भी काम निकल जाता है, जी। अपना भी काम कुछ हो जाता है। ये है कि यहाँ पर लोकेशंस वगैरह हैं अपने, यहाँ पर लोग शूट वूट भी कर लेते हैं कभी कभी। इसी बहाने ये कहते हैं कि ऐसा है कि आपका चेहरा भी इस्तेमाल कर लें। हाँ, गुलाबो सिताबो बताइए। हाँ, गुलाबो सिताबो में तो ऐसा था कि शुजीत सरकार साहब, तो उनको हमारे बारे में मालूम हुआ, तो वो उनको ख्वाहिश हुई मिलने की। अच्छा। तो खैर हमारे एक दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ। हमने कहा ठीक है। तो खैर साहब वो आए, हमने फिर अपने भाई साहब को भी बुला लिया। हमने कहा कि भाई साहब वो साहब आ रहे हैं, शुजीत सरकार साहब, तो मुलाकात करने के लिए। अच्छा, हमारे बेटे जो है मुराद, उस दौरान एमआईटी नोएडा से वो मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे थे। अच्छा। तो उनका फाइनल था, तो ये था कि उनको इंटर्नशिप करना थी। खैर जब बातचीत हुई तो काफ़ी वो मरूब हुए और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तो हमने ऐसे ही उनसे कहा कि हमारे बेटे को इंटर्नशिप करना है, तो क्यों ना आप ही के अंडर में कर लें। तो उन्होंने सोचा कि चलिए इनको ओब्लाइज कर लेते हैं। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारे बेटे की वो फिल्म जो थी वो फर्स्ट फिल्म थी। अच्छा। एज एन इंटर्न थी वो, गुलाबो सिताबो। अच्छा। तो अच्छा हाँ, फिर उन्होंने जब उसमें किया तो बड़ी मेहनत से काम किया, बहुत बहुत तारीफ सब ने। ही वॉज द यंगेस्ट यूनिट के जो थे, वो सबसे छोटे थे। अच्छा। लेकिन सब ने बहुत तारीफ ही कहा। शुजीत सरकार साहब ने हमसे खुद कहा कि बहुत ही इंटेलिजेंटली और बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने काम किया। लास्ट डे उन्होंने अपनी उधम सिंह फिर उनको ऑफर की। वाओ, माशाल्लाह। और इस तरह से माशाल्लाह उन्होंने बहुत सी फिल्में कर ली हैं। और अभी अनुराग कश्यप साहब की एक फिल्म कंप्लीट करके ही अभी 1-2 दिन पहले ही वो आए हैं। एक हॉलीवुड की भी उन्होंने मूवी की है, उसका गोवा में शूटिंग हुई है, जिसका स्केड्यूल एक यहाँ के ऊपर इंडिया में था। तो कुछ शूटिंग उनकी वहाँ पर अमेरिका वगैरह में हो गई थी, कुछ यहाँ इंडिया में शूटिंग थी, तो वो भी उन्होंने की। तो इस तरह से ये सब सिलसिला होता रहता है। तो उसमें ये होता है कि कभी कभी ये सब चीज़ें भी, एक्टिंग करने का मौका फिल्मों में मिल जाता है। तो इस पर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि हमारा जो शॉट था वो अमिताभ बच्चन साहब के साथ था, और अमिताभ बच्चन साहब को हमने अपने सीन में डांटा है। तो उस सीन में इत्तेफाक से ये हुआ कि शुजीत सरकार साहब ने मुराद से कहा ऐसा कि अपने फैमिली मेम्बर्स को ही बुला लो। अच्छा। तो उसमें ये दिखाया है कि हम जो हैं अमिताभ बच्चन साहब की जो बेगम हैं, बुजुर्ग, उनसे 18 साल बड़े, उनके हम भांजे हैं। और ये जो हैं डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए आते हैं हम लोग के पास कि अगर उनका इंतकाल हो गया तो कहीं हम लोग जो है क्लेम ना कर लें इस प्रॉपर्टी पर। जी। तो वो फिर आते हैं। तो वो सीन जो था हम लोगों का साथ में हुआ था। और फिर ये हुआ कि जिस वक्त ये होता नहीं कि कैमरा एंगल चेंज होता है, सब होता है। तो यहाँ महमूदाबाद हाउस में, कैसरबाग में यहाँ पर शूटिंग चल रही थी। जी। तो हम और अमिताभ साहब जो थे ये दोनों एक रूम में रहे और बाकी सबको दूसरे रूम में कर दिया गया था। तो गर्मी बहुत थी, वो मई जून का ऐसे ही कुछ महीना था। पूरे रूम में आप दोनों अभी सिर्फ हम ही दोनों। तो बाकी जो सेट पर जो लोग अपने कैमरा एंगल वगैरह वो सब चेंज कर रहे थे, जो सेटिंग कर रहे थे वो थे। बाकी आर्टिस्ट में सिर्फ हम ही आप दोनों थे। ठीक। तो वो अखबार से हम गर्मी, अच्छा, तो पंखा झलने लगे अखबार से। जी। तो सबसे पहले तो अमिताभ साहब ने ये, मतलब उनकी खूबी देखिए कि उन्होंने एक स्पॉट बॉय को बुला के हमारे लिए एक तो पेडेस्ट्रल फैन पहले लगवाया। अच्छा। उसके बाद जो एनाकोंडा जो होता है वो एसी का जो एक पाइप से आया हुआ होता है, जो उनकी तरफ रुख था वो उन्होंने हमारी तरफ करवाया। मतलब आप उनका बड़प्पन देखिए। बिल्कुल कि सदी के महानायक, बिल्कुल, और हम एक मामूली, बिल्कुल। और उन्होंने मतलब एज एन एक्टर उनके लिए आगे हम कुछ नहीं जी। तो उन्होंने फिर उनसे बातचीत शुरू हुई। तो उनसे हमारी पहली मुलाकात जो थी
वो सुब्रत रॉय साहब की भांजी की शादी में हुई थी। अच्छा। हाँ, वहाँ पर सारा शहर में हाँ दीदी की बेटी की शादी थी, तो वहाँ पर एक इनक्लोजर था। हाँ। तो उसमें 12 सीट्स सिर्फ थी और ये पंडित विश्व मोहन भट्ट और जसप्रीत नरूला जी, इनका प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ बड़ी सिक्योरिटी थी, कोई अंदर जा नहीं सकता। तो खैर हम, हमारी वाइफ, हमारे भाई साहब और भाभी, हम चारों जने थे। हम लोग अंदर गए तो हम लोगों को किसी ने रोका भी नहीं। हाँ। तो हम लोग फ्रंट रो में बैठ गए, आगे 6 थी सीट्स, तो 6 बैठ गए जी। एक तो पीछे जो मुड़ के देखा तो देखा कि अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन साहिबा, ये दोनों पीछे बैठे हैं। खैर आदाब आदाब किया। अच्छा। खैर फिर वो जब प्रोग्राम, अच्छा फिर वो इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी थी क्योंकि गवर्नर साहब आने वाले थे। ओके ठीक। तो गवर्नर साहब खैर वो आए और वो जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग का आना जाना रहता ही था गवर्नर हाउस में, तो उनसे दुआ सलाम हुई। खैर वो भी साथ में बैठे, फिर वो थोड़ी देर में उठ के तशरीफ ले गए। फिर जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो अमिताभ जी और जया जी उनको मुबारकबाद देने के लिए गए, जसप्रीत जी को और पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब को। खैर हम भी गए। अच्छा, हमारी जया जी से उससे पहले मुलाकात हुई थी हमारी बॉम्बे में। हमारी कॉस्ट्यूम्स की एक एग्जीबिशन थी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में। अच्छा। वहाँ हमारी एक एग्जीबिशन थी, उसमें जया जी तशरीफ लाइन थी। ओके। तो ताज ग्रुप ने वो हमारी एग्जीबिशन स्पॉन्सर की थी। तो ये उसमें जाहिर बात है उनके गेस्ट वगैरह तो ये भी आई थी, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कुछ ख़रीदारी भी की थी। तो वो हमने उनको उस मौके पर हमने जया जी को वो याद दिलाया, तो खैर उन्हें याद आ गया। फिर ये वाला इंसिडेंस जो था शादी वाला, ये हमने अमिताभ बच्चन साहब को हमने वहाँ शूटिंग के दौरान दिलाया। तो उन्होंने कहा हाँ कुछ याद आया। तो खैर सब हुआ, फिर बड़ा अच्छा ये रहा। फिर कोविड पीरियड में ये हुआ कि बुद्ध पूर्णिमा में उन्होंने एक उस पर, उस ज़माने में ट्विटर होता था, तो ट्विटर अब एक्स हो गया है, तो ट्विटर पर उन्होंने अपना कुछ विशेज़, गुड विशेज़ जो थी दी थी। तो हमने उनको रिमाइंड किया। उन्होंने एक स्पेशल फोटोग्राफ जो थी खुद ही, अब आप उनका बड़प्पन देखिए। अब जाहिर सी बात है हम लोगों का तो दिल चाह ही रहा था उनसे उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवाने का। तो उन्होंने, हम लोग कहें, उन्होंने खुद ये चीज़ कही कि आइए आप लोगों के साथ तस्वीर हम खिंचवाते हैं। मतलब ये उनका बड़प्पन, वाओ, कि आइए आप लोगों के साथ हम जो है तस्वीर खिंचवाते हैं जी। और वहाँ पर उन्होंने खुद पूरा वो अरेंज किया कि किस तरह से होगा। तो अमिताभ बच्चन साहब एक साइड हैं, हम एक साइड, उनके राइट हैंड साइड में, हमारे साइड में हमारे भांजे रेहान, फिर हमारे और जितनी जो लेडीज़ थी, हमारी वाइफ, हमारी बहनें, हमारी भतीजियाँ भांजियाँ, ये सब आगे बैठी हैं, और इसी तरह से जो मेल मेंबर्स हैं ये पीछे। इस तरह से उन्होंने ग्रुप फोटोग्राफ करवाई। तो उन्होंने कहा था कि हम फिल्म की रिलीज़ के बाद भेज देंगे। अच्छा, फिल्म जो थी वो 12 जून को कोविड में ही रिलीज़ हुई थी, तो इसलिए वो OTT प्लेटफॉर्म पर हुई थी। फिर हमने उनको उसमें याद दिलाया कि आपने वादा किया था। तब उन्होंने कहा कि असल में ये कोविड हो गया, तो हमारे जो कैमरामैन थे वो भी बीमार हो गया। मैं शुजीत से कहूँगा और फिर वो जो है आपको फोटोग्राफ भेज देंगे। तो वो उनका जवाब जो था, वो लोगों ने तो उसके ऊपर इतने लाइक्स और इतने कमेंट्स हो गए कि अमिताभ बच्चन साहब ने जवाब दे दिया। तो ये बहुत बड़ी एक बात हो गई। नवाब साहब, आपसे हम लोग का इतनी देर इंटरेक्शन चला और हम लोग ने कितनी सारी बातों को कवर करा। शीरमाल, जो आपने शीरमाल का ट्रेडमार्क बताया, इतनी प्यारी प्यारी बातों को कवर करा, इतना कुछ सीखने को मिला। लफाजी के बारे में हम लोग को समझने में आया। मतलब ये एपिसोड जो होगा आदाब अर्ज का, ये उन लोगों के लिए एक तरीके से ट्रीट की तरह होगा जो हेरिटेज लवर्स है लखनऊ के, खास तौर से उनके लिए ट्रीट की तरह होगा। लेकिन एक बात है कि आज के दौर में जो अफसोस ये होता है कि जो दौर कभी हुआ करता था वो अब वो तमीज़ और तहजीब रही नहीं है जी। तो नवाब वाजिद अली शाह का एक शेर हमें याद आ रहा है कि एक आलम था पिसा करते थे गौहर पाँव के नीचे जी। एक आलम था पिसा करते थे गौहर पाँव के नीचे, वही हम हैं कि सर पर धूप कंकर पाँव के नीचे। मतलब ये कि अब हालात इतने गैर हो गए हैं कि जो यहाँ की तमीज़ और तहजीब थी वो अब ख़त्म होती जा रही है जी। लेकिन हमारे अपने जो आवाम है, जो ऑडियंस है, उन सब से गुजारिश है
जो लखनऊ के हैं और ख़ासतौर से लखनऊ के अलावा जो बाहर से भी आके लखनऊ में रहते हैं, ये उन्हीं का शहर है। लखनऊ को अपना शहर समझिए, यहाँ की जो तहजीब है, यहाँ की विरासत है, हेरिटेज कल्चर, उसको अपना समझिए और उसको उसकी बका करिए, उसको बचा के रखिए। ये हमारी आपसे गुजारिश है। जी नवाब साहब, हम लोगों ने क्योंकि आपका इतना टाइम लिया और हम लोग चाहते थे कि अगर हम लोग आपके आ रहे तो हम लोग खाली हाथ ना आए, तो हम लोग आपके लिए ये थोड़ा हट के, काफ़ी हट के, अरे ये काहे कि आपने जहमत कर ली, इसकी क्या ज़रूरत थी? नवाब साहब देखिए, ये आपके लिए हम लोग खास तौर से लाए हैं और हम लोगों ने कुछ सोच के लाए हैं इसमें, आप चाहे तो इसे खोल के देखिए। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। ये हड्डी का जो काम है जी, ये लखनऊ का ये लैम्प बहुत ही खूबसूरत है। और लखनऊ में बहुत से ऐसे काम थे जो यहाँ के मशहूर थे, जिसमें यहाँ की चिकनकारी तो है ही, आरी जरदोज़ी है, मुक्कैश है, टुकड़ी का काम है, एप्लीके वर्क है, ये सब है। लेकिन हड्डी का काम जो था ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ का मशहूर था और आज भी होता है। जी, और बहुत से ऐसे काम हैं जो यहाँ पर होते थे अब नहीं होते, जैसे कुंदन मीने का जो ज्वेलरी का काम था, हाँ? पहले लखनऊ में होता था, अब वो जयपुर चला गया है। अच्छा। इसी तरह से ब्लोन ग्लास का जो इंडस्ट्री थी वो लखनऊ में थी, अब वो फिरोज़ाबाद चली गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसका, बहुत ही नफीस, बहुत ही अच्छा। जी, क्या इस पे कारीगरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका, आपकी पूरी टीम का जी, इस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सामीन से, उन सब के लिए बहुत बहुत आदाब। नवाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने हम लोग के लिए इतना वक्त निकाला और आप जिस तरीके से आगे बढ़कर लखनऊ के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। ये हमारा फ़र्ज़ है जी। शुक्रिया, आदाब। तो आज का एपिसोड यहीं पर तमाम होता है। आदाब अर्ज़ है। आदाब।